आदित्य के पास सबसे ज़्यादा इंडिया में बिटकॉइन है। ये सर इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर बिटकॉइन सबसे अलग है। आज की डेट में सतोशी नाकामोटो भी वापस आ जाए और आके बोले कि मेरे को चेंज करना है, मैं नहीं चाहता 21 मिलियन, मैं चाहता हूँ कि इसको 50 मिलियन कर दो, तो वो भी चेंज नहीं कर सकते। तो उन्होंने इनमें बोला कि एक तरीका मैं पेमेंट कर सकता हूँ, वो है बिटकॉइन में। ओके। अब हमने बोला भाई ये बिटकॉइन, अब ये क्या चक्कर है। तो फिर हमने रिसर्च करनी स्टार्ट करी कि भाई ये बिटकॉइन को कैश कैसे करवाते, पहली चीज़ यही बिल्कुल, सर्च करी। एग्जैक्टली। फाइनली जब पैसे आ गए तो हमने लगा ये तो बढ़िया चीज़ है यार। अब भूल गए हम, 1-2 हफ्ते बाद हमने फिर से चेक किया, तो वो जो उसकी प्राइस थी डबल हो गई। तो हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो फिर हम क्यूरियस हुए कि ये ऐसी चीज़ क्या है। उस टाइम पे $300-400 का होता था बिटकॉइन। एंड इंडिया भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है पूरे स्पेस को, क्योंकि अभी G20 की मीटिंग भी हुई थी। इंडिया ने भी अपने रिकमेंडेशंस वगैरह यहाँ पर दिए थे। 2026 के अंदर मे भी कुछ राहत जो है हमको क्रिप्टो टैक्स के अंदर देखने को मिले, क्योंकि अगर किसी एसेट को, जिसको आप बबल बोल रहे हो, आप टूलिप मेनिया बोल रहे हो, या आप बोल रहे हो कि अच्छा नहीं है आपकी कंट्री के लिए, उसको लेके दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री भाग रही है कि हमको क्रिप्टो कैपिटल बनना है, तो कोई तो बात होगी। जहाँ पर वो जियो कॉइन की तरह उसको लॉन्च कर रहे हैं, एक क्रिप्टो कंपनी जो है, क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है पॉलीगॉन, उसके साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर भी आई फील ये रिलायंस हो गए, अडानीज हो गए, जितने भी हैं, ये सबके सब देख रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन ये वेट कर रहे हैं ग्रीन सिग्नल का। जैसे कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं जिनकी जो पब्लिकली उन्होंने डिस्क्लोज करी स्टेटमेंट्स में पता चला कि उन्होंने बिटकॉइन ETF बाय कर रखे हैं। जब इनकी टीम बोलती थी वजीर एक्स की कि हम इसको 4-5-6 महीने में सॉल्व कर देंगे, मेरे को पता था नहीं करेंगे। तो इनका फायदा है जितना लंबा ये केस चले, और ये चीज़ मैं पहले भी बोल रहा था, क्रॉल आया ना, ये नहीं करने वाले सॉल्व। जितना लंबा ये खिंचेगा, ये लोगों के फंड में से पैसे निकालते रहेंगे, और वही चीज़ यहाँ पर करंटली हो रही है। बहुत झूठ बोले, बहुत टैक्टिक्स किए, और अभी तक प्ले आउट यहाँ पर कर रहे हैं। उसके कारण बहुत बड़ा यहाँ पर डैमेज जो है वो हो गया है। तो बिटकॉइन तो इतना ऊपर चला गया, तो मैं अब इसमें क्या पैसे बनाऊंगा, कितना ऊपर जाएगा, 2% चले जाएगा, 5%, 10%, 20%। मेरे को चाहिए 10x, 20x, 30x। तो मीम कॉइन मेरे को वो रिटर्न देते हैं, तो इस कारण वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सुनने में अच्छा लगता है कि यार यार अगर $1 चला गया तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। पहला उनका कॉन्वर्जेशन होता है बिटकॉइन को लेके, वो ये नहीं होता है कि ये है क्या, वो ये है कि मैं इससे कैसे करोड़पति बनूंगा। देखिए, मीम कॉइन्स में मेरे को अगर कोई कॉइन पसंद है तो वो डोज है। मैं पहले ना इस डोज कॉइन को ट्रेड करता था, उस टाइम पे 12-13 सतोशी का ये चलता था, क्योंकि कभी ये नहीं सोचा था कि इतना बढ़ जाएगा। तो काफ़ी बार कुछ नए कॉइन्स दिखते थे, तो ऐसे बाय करके मैं ऐसे डालता रहता था देखने के लिए। और फिर मैंने उनको काफ़ी टाइम बाद चेक किया था, तो देवर सर्टन कॉइन जहाँ पर मतलब आप ये मान लीजिए 100x गेन, 200x गेन जो है कुछ कॉइन्स में आ गए थे। जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोमिसेस यहाँ पर किए, अभी तक तो लग ही रहा है कि वो उसको फुलफिल करेंगे। ट्रंप आते नहीं आते, मतलब आई फील बिटकॉइन तो बढ़ता ही प्राइस के अंदर इतने सालों से है। काफ़ी नेगेटिव व्यू पॉइंट्स थे, कंट्रीज़ को बैन करते हुए भी हमने देखा, लेकिन बिटकॉइन कभी रुका यहाँ पर नहीं है। गवर्नमेंट जो है आने वाले 5 साल के अंदर 1 मिलियन बिटकॉइन बाय करेगी। बाइट लिबर्टी करके कंपनी है जो उनके बेटे ने यहाँ पर बनाई है, एरिक ट्रंप ने, वो बहुत हैवी अमाउंट के इथेरियम जो है बाय करके यहाँ पर रख रहे हैं। चुपचाप बाय कर रहे हैं, वो चुपचाप यहाँ पर रख रहे हैं। देखिए, मतलब एक्सचेंजेस तो कोई भी सेफ नहीं है यार जी। एक्सचेंज चाहे इंडियन हो, चाहे फॉरेन का हो, चाहे बाइनेंस हो, चाहे वजीर एक्स हो, किसी को भी 100% आप ट्रस्ट मत करो। इंडिया में एक्सचेंजेस को लेकर प्रॉब्लम ये भी है कि वो आपको क्रिप्टो विड्रॉल देती नहीं है। सबसे बेस्ट टाइम बिटकॉइन को बाय करने का होता है जब बिटकॉइन की हाविंग होने वाली है, कि अभी भी जो बिटकॉइन का टॉप है वो आया नहीं है। प्रॉब्ली नेक्स्ट जो क्रैश होगा, हो सकता है हम $80,000-90,000 तक आए, लेकिन उससे पहले बिटकॉइन 150 या $200,000 भी जा सकता है। तो अब नेक्स्ट नंबर होगा 1 मिलियन। स्विच पर आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ है दी वन एंड ओनली क्रिप्टो एडी आदित्य सिंह, क्रिप्टो एजुकेटर। आदित्य, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके फाइनली। आदित्य, मतलब आपसे बात हो रही है हमारी, करीब 2.5 से 3 साल से हम लोग बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बात कर रहे थे। आज आप आए पॉडकास्ट में हमारे साथ, थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट है जी। तो आदित्य, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग बात तो करते रहते हैं, ट्रंप ने ये कर दिया, इंडिया में क्या चल रहा है, निर्मला जी क्या कर रही हैं, और क्या चल रहा है वज्रक्स पे, इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में, बिकॉज वो बड़ी इंस्पायरिंग हो सकती है, मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए। और आपके भी बड़े फैंस हैं, लोग कमेंट सेक्शन में अलग से लिखते हैं कि एडी भाई को बुलाओ, तो आज आ ही गए वो सामने, मतलब पधार गए हमारे यहाँ पे उनसे पूछते हैं। तो आदित्य, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे आपने मतलब शुरू किया, बिकॉज इंडिया में आप अगर क्रिप्टो की बात करें तो मतलब सबसे मेजर नाम आप ही हैं जो यूट्यूब पे मतलब इन्फ्लुएंसर हैं क्रिप्टो में। तो यार जी, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2016 के अंदर। अब 2016 में तो एक्चुअली मैं बिटकॉइन के अंदर आया था, लेकिन उससे पहले बिटकॉइन के बारे में न्यूज़ में तो पढ़ा ही था। 2013 के अंदर जब सिल्क रोड का केस हुआ था, लेकिन तब मेरा भी फर्स्ट इंप्रेशन जो था क्रिप्टो या बिटकॉइन को लेके यही था कि यार ये क्या चीज़ है, ये स्कैम लग रहा है। तो पहले तो इग्नोर कर दिया, लेकिन लकीली 2016 के अंदर उस टाइम पे हमारा रिक्रूटमेंट फर्म थी, वी यूज्ड टू स्टाफ पीपल US एंड यूरोप के अंदर। तो वहाँ पर हमारा एक थर्ड पार्टी क्लाइंट था जिसको जब पेमेंट करना था, तो उस टाइम पे पेमेंट करने के लिए मतलब इतने सोल्यूशंस नहीं थे। यूजुअली होता था कि वो चेक सेंड करते थे इंडिया में, वो बैंक में लगाओ, फिर 1-2 महीने का प्रोसेस होता था, वो क्लियर होते थे।
तो जब हमको हमारी जो भी डील क्लोज हुई उनको हमको पेमेंट करना था, लेकिन जब पेमेंट करना था तो फाइनली उन्होंने बोला कि ये चेक वाला राउट जो है मैं नहीं कर सकता, इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये बड़ा एक डिफरेंट और ऑर्थोडॉक्स मेथड था कि ये क्या सिस्टम है, चेक सेंड करना पड़ेगा। तो काफ़ी ऑप्शंस ट्राई करे, लेकिन उन्होंने फिर बोला कि मतलब ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। अब हमको लगा कि शायद प्रॉब्ली वो पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो उन्होंने इनमें बोला कि एक तरीका मैं पेमेंट कर सकता हूँ, वो है बिटकॉइन में। ओके। अब हमने बोला भाई ये बिटकॉइन, अब ये क्या चक्कर है। तो उन्होंने बोला कि चेक करो आप और बताओ मेरे को, अगर हो सकता है तो मैं कर दूंगा, नहीं तो आई डोंट नो। तो फिर हमने रिसर्च करनी स्टार्ट करी कि भाई ये बिटकॉइन को कैश कैसे करवाते, पहली चीज़ यही सर्च करी। फिर पता चला पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म होते हैं और तरीका है कैश करवाने का, लेकिन बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं था कि भाई ना से बराबर कम से कम कुछ आ तो जाए। तो फाइनली हमने थोड़ा बहुत रिसर्च करके अकाउंट वगैरह बना के उनको एड्रेस दिया, फिर उन्होंने सेंड किया। अब उन्होंने सेंड किया तो उसमें क्या हुआ कि हमको जो पैसे सेंड किए थे उसमें से आधे हमने कैश करने की कोशिश करी कि देखते हैं कि एक्चुअली में बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं या फिर हमको बेवकूफ़ बना दिया गया। तो हमने उसमें से जो 50% था वो सेल किया, हम वेट कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट में पैसे आए। फाइनली जब पैसे आ गए तो हमने लगा ये तो बढ़िया चीज़ है यार। अब उससे बड़ी चीज़ ये हुई कि 1-2 हफ्ते हो गए, 1-2 हफ्ते तक हमारे हाफ जो मनी था वो अकाउंट के अंदर ही था, रखा हुआ था बिटकॉइन हमने, और उसको यूज़ नहीं किया था। अब भूल गए हम, 1-2 हफ्ते बाद हमने फिर से चेक किया तो वो जो उसकी प्राइस थी डबल हो गई। तो हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, इन्होंने जो भेजा आधे निकाल भी लिए, डबल भी हो गया। डबल हो गए। तो फिर हम क्यूरियस हुए कि ये ऐसी चीज़ क्या है। फिर हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, हमने उसको देखना चालू किया, वाइट पेपर पढ़ा, पता चला कि पूरा इसका स्पेस है, कम्युनिटी है, और सिर्फ बिटकॉइन ही और भी क्रिप्टो है यहाँ पर। तो फिर वहाँ से एक शुरुआत थी जो पूरे इस क्रिप्टो के साथ मेरी यहाँ पर हुई। कब की बात कर रहे थे ये आप? ये 2016 की बात 2016 की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी लंबा पीरियड हो गया आपको इनिशियली। हाँ, उस टाइम पे $300-400 का होता था बिटकॉइन। ओके, और अभी तो आप देखिए $1000, इस पे बात करेंगे आते आपसे। लेकिन आपको इस जर्नी में कब लगा कि यार अभी ना मैं क्रिप्टो के बारे में जान गया हूँ, मुझे एक्सपीरियंस हो गया और अब आई विल बी अ क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर या क्रिप्टो एजुकेटर मैं बन गया हूँ, और फिर आपने ये जर्नी अपनी जो क्रिप्टो एजुकेटर आप हैं वो स्टार्ट की? तो ये जी हुई है कि 2016 के अंदर तो क्रिप्टो को लेके मैंने स्टार्ट कर दिया था। अब उस टाइम पे इतनी नॉलेज तो नहीं थी, तो नॉलेज फाइंड करने की कोशिश करते थे, तो ऑनलाइन पढ़ते थे ब्लॉग्स वगैरह। और अभी तो कंटेंट बहुत चेंज हो गया, उस टाइम पे तो बहुत लिमिटेड था। तो यूजुअली इंग्लिश में कंटेंट मिलता था, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स थे, उनका आप कंटेंट देखो, कुछ पब्लिकेशन थे जैसे बिटकॉइन मैगजीन वगैरह और ऐसे थे, तो उनका आप पढ़ते थे। तो मैंने फिर एक दिन मेरे दिमाग में आया कि यार हिंदी में भी देखते हैं अपने इंडिया में क्या हो रहा है। तो इंडिया में जब सर्च किया तो फिर यही बात हो रही है, कैसे पैसे डालोगे आप करोड़पति बन जाओगे। और उस टाइम पे काफ़ी स्कैम कॉइन्स थे जो वहाँ पर उस टाइम पे प्रमोट होते थे, जैसे TCC करके, चैम्प कॉइन जिसको बोलते थे इंडिया का नेक्स्ट बिटकॉइन है, ATC करके। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा ये हो क्या रहा है, तो मेरे को लगा कि एक गैप है जहाँ पर राइट एजुकेशन, मतलब अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप बिना उसके बारे में जाने उसको समझे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं, वो गैम्बलिंग है। तो मेरे को वही लगा, क्योंकि मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो समझने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मेरे को लगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी आ जाती है और हर किसी के लिए समझना आसान नहीं होगा। इंग्लिश में समझना तो और मुश्किल हो जाता है बहुत लोगों के लिए। तो मैंने कहा कि इस पर ट्राई करते हैं, वीडियो बना के देखते हैं थोड़ा सा। एंड वो एज अ हॉबी चालू कर दिया, क्योंकि हमेशा से ये था कि यार कभी वीडियो बना के डालेंगे, कुछ करेंगे कुछ ना कुछ। तो बना के डालने चालू कर दिए, एंड लकीली वो पिकअप भी कर गए, काफ़ी लोगों ने उनको वॉच करना स्टार्ट किया। एंड बिफोर वी न्यू इट वो इतना बड़ा बन गया कि एंड में लगा कि मतलब ये और आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो हॉबी की तरह स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब मतलब फुल टाइम ही बन गया। बिल्कुल आदित्य, आप लोगों की बड़ी हेल्प भी करते हो, उससे बात करेंगे। वज़ीर स्कैम में आप कैसे, जो उनका हैक हुआ था, स्कैम नहीं कहूँगा उसको, उसमें आप कर रहे हैं। लेकिन एक इंडस्ट्री में रूमर है, इस पर मैंने आपसे एक सवाल किया था बीच में, आपने उसको टाल दिया था, लेकिन एक रूमर ही चलता है आपके बारे में, मैंने पढ़ा है बहुत कमेंट्स में। वो कहते हैं आदित्य के पास सबसे ज़्यादा इंडिया में बिटकॉइन है। ये सर तो इसकी सच्चाई क्या है? नहीं सर, ऐसे का होता ये है कि जब आप बिटकॉइन में एंट्री करते हो ना, तो ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन मैंने भी जब इन्वेस्टमेंट किया था सोच समझ के किया था, मतलब कभी भी ज़्यादा नहीं किया। एंड बिटकॉइन में तो हमेशा ही होता है, यू नेवर हैव इनफ। बिल्कुल। ओके, तो आप कह रहे हैं ये रूमर ही है? हाँ जी। नहीं ठीक है, वी वॉन्ट, मतलब हम आपकी बात पे बिलीव करते हैं। मेरे ख्याल से आपके पास ज़्यादा बिटकॉइन है, मेरे को तो ऐसा लगता है। नहीं मतलब मान लीजिए हम दोनों के पास ही हैं, हम शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के बिटकॉइन। आदित्य ठीक है, हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं अभी, तो एक चीज़ और आती है इसमें कि जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं, आपने जर्नी स्टार्ट किया, आपने पढ़ा उसके बारे में, लेकिन आज भी आप बात करें शायद 8-9 साल पुरानी, आज भी लोग ये कहते हैं कि यार ये जो क्रिप्टो है, जो बिटकॉइन है, इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ये है क्या चीज़ ये हमें नहीं पता, इसलिए हम इस पर भरोसा कैसे करें कि इसको कोई गवर्नमेंट बैक नहीं करती, कुछ नहीं करता है, कभी भी जीरो हो सकता है।
तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू तब निकलती है, दी वैल्यू लाइज इन दी आइज ऑफ द बिहोल्डर, राइट। ठीक है। जैसे आज की डेट में गोल्ड भी है, गोल्ड भी क्या एक मेटल है, लेकिन लोग उसके अंदर बिलीव करते हैं। ऐसे तो सिल्वर भी है, ब्रॉन्ज भी हो गया, टाइटेनियम भी हो गया, लेकिन लोग गोल्ड में ही इतना बिलीव क्यों करते हैं? तो लोग जिस चीज़ के अंदर वैल्यू देखते हैं उसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन जाती है। अब दूसरी बात, अगर हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई बैकिंग नहीं है, तो गोल्ड की कौन सी गवर्नमेंट की यहाँ पर बैकिंग है? लोग उसमें बिलीव करते हैं, कल को लोगों ने बिलीव करना बंद कर दिया तो कोई बैकिंग नहीं होगी। लेकिन बिटकॉइन में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप देखोगे वो बैक्ड किस चीज़ से, अगर हम निकालना चाहें उसको, तो बिटकॉइन इज़ बैक्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि आज की डेट में ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन कोई भी आके बना सकता है। बिटकॉइन को बनाने के लिए भी एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। जैसे गोल्ड भी फ्री में माइन नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। उसको भी निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेने पड़ते हैं, माइनिंग करनी पड़ती है, तो एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। तो वैसी बिटकॉइन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, जिसमें माइनर्स बाय करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगती है, एंड उसके बाद फिर बिटकॉइन यहाँ पर बनता है। तो अगर बैकिंग की बात करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पर फॉर्म होता है। और सबसे इनोवेटिव चीज़ ये है कि जैसे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि एक तो हो गया बिटकॉइन, ठीक है। और हो गया बाकी सारे अदर क्रिप्टो। बिल्कुल। तो बिटकॉइन सबसे अनोखा है। जैसे अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो गोल्ड सबसे अलग है, तो वैसे ही इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर बिटकॉइन सबसे अलग है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से ये बना हुआ है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, लेकिन एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, जहाँ पर इसको कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकता। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, बैंक्स होते हैं या ऐसे कोई कॉरपोरेशंस होते हैं जो एट टाइम्स काफ़ी एसेट को कंट्रोल करते हैं, एट टाइम्स मैनिपुलेट भी कर सकते हैं वेयर दे वांट इट। लेकिन ये पहला एक ऐसा कोई एसेट आया जिसको लोग पब्लिक कंट्रोल करती है। अयाज जी आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसको इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है कि आज की डेट में सतोशी नाकामोटो भी वापस आ जाए और आके बोले कि मेरे को चेंज करना है, मैं नहीं चाहता 21 मिलियन, मैं चाहता हूँ कि इसको 50 मिलियन कर दो, तो वो भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसी कारण से ये बहुत ही एक डिफरेंट एसेट यहाँ पर बन जाता है। एंड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वियर्ड लगता है क्योंकि हम इस चीज़ को लेके यूज्ड ही नहीं है। हमको हमेशा लगता है कि जो मनी होता है वो या तो कोई मेटल्स होने चाहिए या फिर फिएट करेंसी जो होती है गवर्नमेंट प्रिंट करेगी तभी वो बोलेंगे तो हम उसके अंदर वैल्यू देखेंगे। तो नया है तो इसलिए वियर्ड लगता है, लेकिन अगर इसको लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें, इन कॉन्सेप्ट्स में डीप जाएँ, तो वो काफ़ी बेटर अंडरस्टैंड इसको कर पाएंगे। फाइन आदित्य, आपने कहा समझने की कोशिश करें तो समझ पाएंगे, मतलब इस पे मेहनत थोड़ी करें तो समझें कैसे। एक आम आदमी जिसको बिटकॉइन के बारे में जब वो सुनता है, आपकी वीडियो देखता है, चलिए आप तो एजुकेट कर रहे हैं, वो समझ गया है आपको देख देख के, 4-5 साल में आपने समझा दिया उसको। लेकिन एक बंदा जिसने दोस्त से सुना यार बिटकॉइन ले लो, कल तेरा $13,000 पे था, आज ये हो गया 5 गुना हो गया, 7 गुना हो गया, इसको खरीद लो, तो उसके लिए तो बस वो ऐसी एक बेट की तरह हो गया है। उसको समझने के लिए क्या करें? हाँ, तो देखिए अयाज जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही, ज़्यादातर लोग स्केप्टिकल इसलिए होते हैं बिटकॉइन को लेके क्योंकि जब पहला उनका कॉन्वर्जेशन होता है बिटकॉइन को लेके, वो ये नहीं होता है कि ये है क्या, वो ये है कि मैं इससे कैसे करोड़पति बनूंगा। हाँ, ये रहता है। तो लोगों को ये लगता है कि ये कोई जादुई चीज़ आ गई है जो एकदम से मेरे को करोड़पति बना देगी। तो फिर वहाँ पर ये आपका सबसे बड़े क्वेश्चन आता है कि यार ऐसे मतलब पैसा कमाना इतना आसान थोड़ी ना होता है। तो इसी कारण से बहुत सारे लोग जो एजुकेशन पार्ट है उसको मिस आउट कर जाते हैं। और मेन चीज़ ये है कि बिटकॉइन ऐसा नहीं है कि वैल्यू में इंक्रीज़ हो रहा है, इनफैक्ट ये है कि हमारी जो फिएट करेंसी है वो डीवैल्यू हो रही है। आज की डेट में, आज से अगर आप 10, 15, 20 साल देखेंगे तो उस टाइम पे 100 रुपये की वैल्यू कितनी होती थी, आज की डेट में 100 रुपये की वैल्यू क्या है, आने वाले टाइम पे 500 रुपये की वैल्यू भी मतलब आज भी नहीं है, आने वाले टाइम पे तो कुछ भी नहीं होगी। तो हो ये रहा है कि बस ये बिटकॉइन बनाया इसलिए गया है, और सतोशी नाकामोटो ने जब बनाया भी था तो उन्होंने यही चीज़ देखी कि आज की डेट में एक टाइम पे गोल्ड था एक वैल्यूएबल एसेट जिसको मनी की तरह लोग यूज़ करते थे। बिल्कुल। सबसे बड़ा स्कैम यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट ने, सेंट्रल बैंक ने किया, जहाँ पर पहले उन्होंने बोला कि भाई गोल्ड इतना बड़ा, अब तुमको अगर ट्रेड वगैरह करना है तो आप गोल्ड की ब्रिक थोड़ी ना लेके जाओगे तोड़ के लोगों को दोगे, तो आप एक काम करो, जो ये गोल्ड है ये बैंक में डिपॉजिट कर दो, हम आपको रिसीट देंगे। जैसे आप ड्राई क्लीनिंग शॉप में जाते हो, अपना कोड देते हो ड्राई क्लीनिंग के लिए, वो रिसीट देता है ना, तो वैसे ही ये जो नोट होते थे ये रिसीट की तरह दिए जाते थे कि ये ले जाओ, इसको यूज़ करो, कल को तुम्हें अपना गोल्ड चाहिए तो आके रिसीट देना, तुमको गोल्ड वापस यहाँ पर दे देंगे। अब बाद में उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 चालू हो गई, बिल्कुल एग्जैक्टली, वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया, तो उन्होंने वो बैकिंग ही हटा दी कि यहाँ पर ये जो तुमने गोल्ड दिया था अब हम तुम्हें वापस नहीं देंगे, हमने जो तुम्हें रिसीट दिया इसको मनी की तरह आप यूज़ करो। और उससे अब ये हो गया, जैसे गोल्ड जो है, गोल्ड को गवर्नमेंट प्रिंट नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि लिमिटेड है सप्लाई के अंदर, लेकिन फिएट करेंसी जो है, मनी जो है, उसको वो प्रिंट कर सकते हैं। तो जब भी वो वॉर होता है, कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं या बैंक्स को बेल आउट करना होता है या बड़े कॉरपोरेशन को, तो वो प्रिंट करते हैं। जब भी इलेक्शंस होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है, तो बड़ा सारा एक चिट्ठा आता है कितना खर्चा करेंगे, उसके लिए प्रिंट होते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होता है वो हमारे ऊपर आता है। बिल्कुल, जहाँ पर टैक्स तो पे करते ही हम, साथ में हम जो पैसे मेहनत करके पैसे कमाते हैं वो भी डिवैल्यू होते हैं। तो इसी कारण से सतोशी नाकामोटो ने यहाँ पर बिटकॉइन को बनाया, जिसके अंदर गोल्ड जैसी क्वालिटी हो, कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, और उसका पूरा कंट्रोल जो है आपके खुद के पास हो, उसको कभी कॉन्फिस्केट नहीं कर पाए। तो इसी कारण से उन्होंने इसको ये बनाया, और वो वेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर आया। बिल्कुल, मतलब लोग आदित्य इस चीज़ को समझते नहीं, फिएट का कॉन्सेप्ट क्या है, आई थिंक, या तो वो पढ़ते नहीं, या फिर
इस तरफ नहीं जाते, बिकॉज कहते हैं ना कि रियल एस्टेट डजंट चेंज, इट्स द करेंसी दैट गेट्स डीवैल्यूड। आपकी करेंसी जो वो डीवैल्यू होती है, पर रियल एस्टेट कभी कोई चीज़ की चेंज नहीं हो रही। जो ज़मीन आज भी है वो कल भी इतनी ही थी, बट करेंसी थी कल ज़्यादा खरीद रही थी और आज कम खरीद रही है, ये होता है। एग्जैक्टली। एंड ये जितना आप प्रिंट करते रहेंगे उससे इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ती है, दैट इज़ फाइन। मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ आया। लेकिन आपने कहा था कि अगर सतोशी नाकामोटो भी आ जाए तो भी इसको नहीं बदल सकते, कैसे? देखिए अब क्या है कि बिटकॉइन का इतना इनोवेटिव तरीके से बना है कि ये देखिए सबका सेल्फ इंटरेस्ट है यहाँ पर। ठीक है। अब अगर कल को सतोशी नाकामोटो आते हैं और बोलते हैं कि 21 मिलियन की मैंने सप्लाई रखी थी लेकिन मैंने बनाया, मैं वापस आ गया हूँ, मैं बोलता हूँ 50 मिलियन आप कर दो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये सबके लिए नेगेटिव रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्वेस्ट हूँ बिटकॉइन के लिए तो मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो 21 मिलियन से 50 मिलियन हो गया या फिर आप मान लीजिए 42 मिलियन हो गया, तो इसका मतलब कि वो ऑलमोस्ट डबल यहाँ पर हो गए। तो मेरे जो बिटकॉइन है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट यहाँ पर हाफ हो जाएगी। तो मैं खुद नहीं चाहूँगा कि यहाँ पर उसकी डबल हो यहाँ पर जो सप्लाई है। साथ में बड़ी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पर कल को चेंज भी करना है तो उसके लिए आपको ब्लॉकचेन के ऊपर कोड को पुश करना पड़ेगा कि भाई ये कोड को अपडेट किया जाए, और वो अपडेट करने की अथॉरिटी जो होती है वो डेवलपर्स के पास होती है। जैसे आप नोड को रन कर रहे हो, मैं नोड को रन कर रहा हूँ, आप भी बिटकॉइन को माइन कर रहे हो, तो आपके लिए भी अच्छा नहीं है अगर वो बिटकॉइन की सप्लाई, क्योंकि आपने जो इतने टाइम से माइन करके रखे हैं वो भी डीवैल्यू यहाँ पर हो जाएंगे। तो अगर सतोशी नाकामोटो आके बोलते हैं एयाज जी ये मेरा कोड है, इसको 50 मिलियन कर दो, तो आप बोलोगे मैं तो नहीं करूँगा जी, मैं भी ऐसा नहीं करूँगा और बाकी लोग भी नहीं करेंगे। तो उनके सेल्फ इंटरेस्ट के अगेंस्ट के अंदर है। तो सतोशी नाकामोटो बोले नहीं बोले फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा जो ये इकोसिस्टम बना हुआ है इतना ब्यूटीफुली बना हुआ है कि सब अपने उसके लिए बेनिफिट के लिए चीज़ों को यहाँ पर कर रहे हैं, जो पूरे इस बिटकॉइन के लिए और पूरे इकोसिस्टम के लिए भी अच्छा है। ओके आदित्य, बिटकॉइन क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब चीज़ें आपने थोड़ा सा इन अ नटशेल समझाया। अब आई वुड रिक्वेस्ट कि लोग जाके पढ़ें, और आदित्य मतलब एजुकेशन पे क्रिप्टो की वीडियोस बनाते हैं, उनके चैनल पे आप जाएं और हम फ्लैश भी कर देंगे, आप वहाँ पे जाके ज़रूर मतलब उनकी वीडियोस देखें। एक चीज़ अब बताएं आदित्य, अब आते हैं मतलब आजकल की जो करंट मार्केट चल रही है, इस वक्त जो हम देख रहे हैं क्रिप्टो में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब नहीं आए थे तब उनका आइडिया नहीं था कि वो मतलब जीतेंगे, तब काफ़ी डंप हो रहा था मार्केट में। लेकिन जब से ट्रंप की बात हुई और ट्रंप ने क्रिप्टो कम्युनिटी को पुश करना स्टार्ट किया कि आई विल बी द क्रिप्टो प्रेसिडेंट, ये सब चीज़ करनी शुरू हुई, तो काफ़ी सर्च भी देखा हमने। बुल मार्केट ऑलरेडी पेंडिंग था, वो अभी आ गया। तो अब ट्रंप वहाँ पे यूएस में जो क्रिप्टो से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उससे आगे क्या लगता है, क्या स्ट्रीमलाइन होंगी क्रिप्टो में चीज़ें? हाँ डेफिनेटली आई फील, देखिए ट्रंप आते नहीं आते, मतलब आई फील बिटकॉइन तो बढ़ता ही प्राइस के अंदर। इतने सालों से है, काफ़ी नेगेटिव व्यू पॉइंट्स थे, कंट्रीज़ को बैन करते हुए भी हमने देखा, लेकिन बिटकॉइन कभी रुका यहाँ पर नहीं है। तो ट्रंप के आने से ये डेफिनेटली है कि अब जो हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन या फिर बिटकॉइन को भी एज ए रियल वर्ल्ड एसेट देखा जाए, ये नहीं बोले कि भाई टूलिप मेनिया है या बबल है, उससे आगे मूव ऑन करें, तो वो अभी चीज़ है जो किक स्टार्ट यहाँ पर हो रही है। एंड जैसे उन्होंने बोला है कि अभी हम मतलब मोर ओवर अगर आप पूरी दुनिया के अंदर भी देखेंगे तो प्रॉपर रेगुलेशन कहीं पर भी नहीं आया क्रिप्टो को लेकर, कि अगर आपको क्रिप्टो में काम करना है या एसेट्स को लेकर चीज़ें करनी है तो किस तरह के रेगुलेशन यहाँ पर होने चाहिए, तो वो क्लैरिटी नहीं थी। तो वही क्लैरिटी जो थी, अगर आप देखेंगे जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, बाइडन थे और यहाँ पर SEC के चेयरमैन गैरी गेंसलर थे, हुआ ये कि यहाँ पर जो US की क्रिप्टो कम्युनिटी है या क्रिप्टो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो गए एक्सचेंजेस वगैरह उनके पास, उन्होंने जाके उनको बोला कि जैसे गैरी गेंसलर ने बोला कि अगर आप क्रिप्टो में काम करें हमारे पास आइए, हमसे बात करिए, हम समझेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे। तो वो सब के सब गए, उन्होंने जाके बोला कि सर यहाँ पर रेगुलेशन की कमी है, तो अगर आप हमको बता पाए ना कि अगर हमको क्रिप्टो एक्सचेंज रन करने हैं US के अंदर तो क्या रेगुलेशन होने चाहिए, क्या रूल्स हमको फॉलो करने चाहिए, ताकि हम रूल्स को फॉलो कर पाए, कल को हम कोई ऐसी गलत चीज़ यहाँ पर नहीं करें। अब ये सब के सब मिले, इन्होंने बात करी। अब यहाँ पर गैरी गेंसलर जो है, इन्होंने इनवाइट तो किया था, इन्होंने उल्टा ही कर दिया। जो इनसे बात करने उनके ऊपर ही लॉ सूट कर दिया इन्होंने। अब वो बोले कि यार आपने तो बुलाया था हमको बात करने के लिए, हम तो आ रहे हैं कि आप रेगुलेशन बताओ ताकि हम रूल्स को फॉलो करें, लेकिन आप कुछ बता नहीं रहे हो। अब आउट ऑफ अ सडन आप कोई भी चीज़ निकाल के हमारे ऊपर ये लॉ सूट कर रहे हो। तो ये सिचुएशन काफ़ी टफ रही। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे, ऐसा टाइम था जहाँ पर बाइडन भी काफ़ी क्रिप्टो के अगेंस्ट में थे, गैरी गेंसलर भी थे, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट US के अंदर देखने को मिले। और उसका स्पेशल थैंक्स इन कॉर्पोरेशंस को या कंपनीज़ को ही जाता है, जैसे ग्रेस्केल हो गई, कॉइनबेस हो गए, क्योंकि इन्होंने लॉबी किया कि क्रिप्टो को लेकर पॉजिटिव रूल्स है। और साथ में अगर आप देखेंगे US में एक बड़ी चीज़ ये भी है कि वहाँ पर जो जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं ना, बहुत मैटर करते हैं यार जी, स्पेशली जब नई टेक्नोलॉजी आती है। तो एक साइड होती है जो मे बी उसके अगेंस्ट में होगी, लेकिन ऐसे पॉलिटिशियंस भी ज़रूरी हैं जो उसके अगेंस्ट में मतलब उसके बेनिफिट को भी देखें। तो US में भी ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे जो बिटकॉइन के बेनिफिट को देखते थे, तो उन्होंने भी उसको लेके लॉबी यहाँ पर किया। और उसका रिजल्ट यह है कि बिटकॉइन ETF जो गैरी गेंसलर खुद नहीं चाहते थे अप्रूव करना, कोई उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा जिस तरह से चीज़ें हुई कि उनको फाइनली उसको अप्रूव करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये तब हुआ
जब कोई भी प्रो बिटकॉइन प्रेसिडेंट नहीं था, एसईसी का चेयरमैन नहीं था। अब डोनाल्ड ट्रंप जब आ गए, उन्होंने ये प्रोमिस किए, क्योंकि अब वहाँ पर लॉबी जो कंपनीज है वो भी ऐसी हो गई कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उनको उन्होंने प्रॉमिस किया कि बिटकॉइन को लेके मैं रेगुलेशन जो तुम मांग रहे हो एसईसी से वो लेके आएंगे, हम क्लैरिटी लेके आएंगे और यूएस को हम नंबर 1 कैपिटल बनाएंगे, ताकि जो टैलेंट है और जो पैसा है वो यूएस से बाहर नहीं जाए। तो ऐसे जब बड़े प्रोमिस उन्होंने यहाँ पर कर दिए और जब उसको फुलफिल करेंगे, जो अभी दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरी टीम बनाई, जिन लोगों को वो हायर कर रहे हैं, जैसे एससी के अभी जो चेयरमैन बने हैं, वो चेयरमैन जो थे पहले कमिश्नर थे, और वो ही वॉज वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल के लिए यहाँ पर वोट किया था। तो उससे काफ़ी फ्रेंडली रेगुलेशंस हमको देखने को मिलेंगे। एंड फाइनली जो यहाँ पर अभी यूएस के अंदर जो कंपनीज थी ना, कुछ एंटर कर रही थी, लेकिन बहुत सारी कंपनी स्केप्टिकल थी कि भाई रूल्स ही नहीं है तो हम क्या करें, कल को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कल को बोल दिया कि नहीं हम अलाउ नहीं करेंगे फिर। तो अब जब वो रूल्स आ जाएंगे, जब उसको लेके क्लैरिटी आएगी, तो ये सारी की सारी कंपनी जो वेट करी थी देल जंप इन, एंड जब वो जंप इन करेंगे तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं बिटकॉइन जो ऑलरेडी इतने रिस्ट्रिक्शंस में इतना बढ़ रहा था, जब ये कंपनीज आ जाएंगी तो एक्चुअली एक रियल वर्ल्ड एसेट बन जाएगा, यानी और आगे तक यहाँ पर मूव करेगा। एंड यूएस क्योंकि ट्रेंड सेटर है तो बाकी कंट्रीज भी फॉलो करेंगे, एंड उसका एक रिपल इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। फाइन आदित्य, आपने बताया कि यूएस में भी क्या चल रहा है, इसको मैं दिखूंगा कि अभी यूएस में ही यूएस की बात कर लेते हैं कि इसके साथ ना एक डार्क चीज़ भी जुड़ी रहती है बिटकॉइन की। उसमें कहते हैं कि यार बहुत सारा जो फंडिंग है वो गलत जगह चली जाती है, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, और इसमें बड़े बड़े नाम है सीजी वगैरह, वो जेल तक चले जाते हैं। तो इसकी वजह से ना एक लोग ना स्केप्टिकल हो जाते हैं थोड़े कि यार इसमें ट्रस्ट कैसे करें। तो लोग जेल जा रहे हैं, इतने बड़े एक्सचेंज के फाउंडर जा रहे हैं, एक्स सीईओ, अब वो सीईओ भी नहीं रहे। तो ये चीज़ कैसे एड्रेस होती है कि मतलब ये सब चीज़ क्रिप्टो के साथ चलती रहती है? हाँ देखिए, वो डेफिनेटली है, लेकिन क्योंकि ये अनरेगुलेटेड स्पेस है, तो देखिए इन लोगों ने अपनी तरफ से स्टेप्स लिए, जहाँ पर इनको बिजनेस जिस तरह से चलाने थे उन्होंने वो यहाँ पर चलाए। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें तो आज के डेट में बैंक्स हैं सबसे बड़े यहाँ पर कल्प्रिट, जिनको अगर आप देखेंगे टाइम टू टाइम फ्रॉड में केसेस में वो पकड़े जाते हैं। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग है तो उनको बैंक्स को बेल आउट भी कर दिया जाता है, और आज के डेट में आए दिन कोई ना कोई बैंक के केसेस आते हैं। लेकिन आज तक कभी आपने सुना है कि किसी बैंक का सीईओ जो फाउंडर है या बड़े इन्वेस्टर जो है वो जेल में यहाँ पर गए? बहुत ही रेयरली, अनलेस एंड अनटिल इट बिकम समथिंग रियली बिग। तो ये चीज़ें तो देखिए यहाँ पर होती हैं, क्रिप्टो के अंदर भी ये चीज़ें हुई हैं विच डजंट गिव अ गुड, इट डजंट ब्रिंग इट इन अ गुड लाइट। क्योंकि हाँ डेफिनेटली जब आप ये न्यूज़ देखते हैं कि देखो इतने बड़े एक्सचेंज के सीईओ यहाँ पर जेल में चले गए, सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन क्योंकि अनरेगुलेटेड स्पेस है तो उसके कारण ये इम्पैक्ट हुआ। लेकिन इन द एंड व्हाट मैटर्स इज ही वेंट टू द जेल, लेकिन ही केम आउट फ्री विद इन 4 months। तो ये है, लेकिन वहीं पर ऑन द साइड देयर वर अदर पीपल, जैसे बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके ऊपर इससे बड़े एलिगेशंस लगे हैं, लेकिन दे आर वॉकिंग फ्री, उन्होंने तो कोई जेल टाइम भी सर्व नहीं किया है। फाइन आदित्य, एक चीज़ और मैं देखता हूँ, क्रिप्टो कम्युनिटी जितना भी है, मतलब बिटकॉइन के जितने भी होल्डर्स हैं, वो ना बैंक्स के साथ जब बात करते हैं तो बैंक्स की बात करें, जैसे अभी आप भी कर रहे हैं, तो उनके टारगेट बैंक्स होते हैं। तो ऐसा क्यों है? मैं समझता हूँ कि वो फिएट वाला इशू है जो शायद आम लोग नहीं समझेंगे, उनको पढ़ना पड़ेगा। एंड आई थिंक जो भी बिटकॉइन की बात करता है उसके वो बैक ऑफ द माइंड रहता है कि फिएट करेंसी डिवैल्यू होती है, बट स्टिल आम लोगों के लिए आप बताएं कि वो बैंक्स के बारे में इस तरीके से क्यों बात कर देंगे। देखिए बैंक्स भी ये कर रहा है, क्रिप्टो में ये हो रहा है। क्योंकि देखिए अयाज जी, अगर हम मनी को देखेंगे ना, मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको कभी ना एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की, कभी भी स्कूल एजुकेशन सिस्टम में ना हमको इतनी सारी चीज़ें सिखाते हैं, आप जॉब करो, ये करो, वो करो, ठीक है, कभी ये नहीं सिखाया कि मनी कैसे, उसका बर्थ कैसे हुआ, कैसे वो बनता है, कैसे वो मैनेज होता है। तो बैंक्स अगर आप देखेंगे करंटली जो बैंकिंग सिस्टम है और उसमें जो लोन का सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, रिग्ड है, कि जिसके कारण काफ़ी मैनिपुलेशन हद तक यहाँ पर बैंक्स जो है करते हैं। इसी के कारण हमको बहुत टाइम ये केसेस देखने को मिलते हैं। एंड होता ये कि बेसिकली जब भी बैंक्स यहाँ पर काम करते हैं, आज के डेट में देखिए आप एटीएम में जाते हैं पैसे विड्रॉ करने के लिए खुद के, वहाँ पर आपको चार्ज देने पड़ते हैं। आप कहीं पर ट्रांसफर करें, वहाँ पर आपको चार्ज देने पड़ते हैं। बैंक में आपके बैलेंस नहीं है, वहाँ पर आपको चार्ज देने पड़ते हैं। तो हर चीज़ के तो आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पर चार्जेस लग जाते हैं। एंड इन अ वे बैंक मतलब दे मेक प्रॉफिट आउट ऑफ यू इन द नेम ऑफ सर्विस। एंड ये पूरा सिस्टम इस तरह से बना हुआ है बिकॉज पैसा अगर आपको रखना है तो सेफेस्ट जगह कौन सी आपके पास? वो बैंक की है, क्योंकि वो सिस्टम ऐसा बना रखा है। लेकिन वो सर्विसेज को यूज़ करने के लिए भी आपकी जेब से आपको पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं। तो यूजुअली वो ये चीज़ बोलते हैं कि यहाँ पर जो उनके मतलब मेन ये है कि बैंक जिस तरह से आपके पैसे को मैनेज करती है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। दैट्स वाई बिटकॉइन इज़ द बेटर ऑप्शन। तो इसलिए काफ़ी लोग बोलते हैं कि बैंक सही नहीं है। देखिए जैसे आज के डेट में भी बिटकॉइन को लेकर बात करते हैं कि कितनी इलीगल एक्टिविटी होती है। सबसे ज़्यादा इलीगल एक्टिविटी जो होती है वो बैंक्स के थ्रू होती है। बिल्कुल, जो शेल कंपनीज बना के अंदर मतलब कैश के थ्रू एंड ये सारी चीज़ें, तो ऑल ऑफ दिस हैपन्स थ्रू बैंक्स। लेकिन इन दी एंड जब ब्लेम की बात आती है तो दैट कम्स ऑन टू बिटकॉइन। हाँ एग्जैक्टली, मतलब हमने देखा है कि भाई
अरबों करोड़ों डॉलर्स हैं किसी के पास, उसने मतलब वो लेके चले गया बैंक के और फिर वो बैड डेब्ट्स में आता है, ये सब चीज़ें चलती आप रहती स्विस हैं। बैंक को देख लीजिए। बिल्कुल, ये सब चीज़ें कितना हाँ। पॉपुलर होती हैं, मतलब आती हैं हेडलाइन में, लेकिन शायद लोग का दिमाग इस तरफ नहीं जाता कि यहाँ भी चीज़ें जो है वो इस तरीके से चल रही हैं। एंड प्लस इन्फ्लेशन कैसे यूएस ने अभी पिछले 3-4 साल में प्रिंट किया, कितना डॉलर प्रिंट किया, आई थिंक हिस्ट्री में इतना प्रिंट नहीं किया था जितना पिछले कोविड के बाद इन लोगों ने प्रिंट किया। एंड फिर ये कहते हैं कि डॉलर का जो वैल्यू है, मतलब जितना पहले था उससे आई थिंक अब 98% डी वैल्यू हो गया डॉलर। तो Absolutely. दिस इज़ हाउ द करेंसी वर्क्स। आप थोड़ा पढ़ें, आई थिंक आदित्य आपको समझाएंगे वो ज़्यादा। आदित्य, अब बात करते हैं इंडियन सिनेरियो पे। फॉर एग्जांपल हमने यूएस में बात किया, तो यूएस में जो कुछ हो रहा है अभी ट्रम्प के आने के बाद, क्या क्या इंडिया में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? आई फील डेफिनेटली पड़ेगा यार जी, क्योंकि जैसे अगर हम देखेंगे सबसे बड़ी कंट्री है दुनिया की, इनोवेशन में आगे रही, मतलब हर एक चीज़ में यूएस नंबर 1 यहाँ पर है, तो वो हमेशा ट्रेंड सेट करती है। एंड इंडिया भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है पूरे स्पेस को, क्योंकि अभी G20 की मीटिंग भी हुई थी, इंडिया ने भी अपने रिकमेंडेशंस वगैरह यहाँ पर दिए थे, तो वो भी काफ़ी क्लोजली इस चीज़ को देख रहे थे। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जो कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई थी यहाँ पर डीए के सेक्रेटरीज वगैरह थे, उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि वो पहले ड्राफ्ट पेपर के ऊपर काम कर रहे थे। एक वैसे ड्राफ्ट पेपर पहले भी आया था 2019 2020, वो तो बोलता था कि जेल में डालो, बैन करो उसको तो थैंकफुली वो कभी पार्लियामेंट में आया नहीं। अब एक नए ड्राफ्ट पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब उस पर काम भी कर रहे थे उन्होंने बोला कि अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स बहुत सारे हुए हैं, तो इसलिए हमको कुछ चेंजेस यहाँ पर करने पड़ रहे हैं। और वो रीसेंट डेवलपमेंट्स अभी डोनाल्ड ट्रंप और ये पूरा जो अडॉप्शन हो रहा है उसी को लेके हुआ है, तो प्रॉब्ली यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी उसको क्लोजली देख रही है, एंड कुछ पॉजिटिव चेंजेस और रेगुलेशंस हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर किसी एसेट को, जिसको आप बबल बोल रहे हो, आप टूलिप मीनिया बोल रहे हो, या आप बोल रहे हो कि अच्छा नहीं है आपकी कंट्री के लिए, उसको लेके दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री भाग रही है कि हमको क्रिप्टो कैपिटल बनना है, तो कोई तो बात होगी। आज के डेट में आप ब्लैक रॉक देख लीजिए, कितना मनी कंट्रोल करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी भी बैंक को देख लीजिए, किसी भी फर्म को आप देख लीजिए, वो भी इस एसेट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात तो यहाँ पर होगी। तो आई फील डेफिनेटली इंडिया के अंदर भी हमको कुछ पॉजिटिव रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे। टाइम लगेगा, मतलब हम लेट होते हैं 3-4 साल कम से कम, लेकिन फाइनली आई थिंक पर्सपेक्टिव तो चेंज हो रहा है। बिल्कुल, हम लेट होते हैं, इस पर बात करूंगा, लेकिन अभी एक सवाल मेरे पास आ गया यूएस से अगैन। ट्रंप ने भी आई थिंक कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है अभी वहाँ से लेके, उसके बारे में आते बताएं कि वो क्या था और उससे क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो था वो उन्होंने यहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके किया। जैसे मैं बात कर रहा था, क्रिप्टो रेगुलेशन आए नहीं है, तो उन्होंने बोला कि फ्रेंडली क्रिप्टो रेगुलेशन जो है वो यहाँ पर आए। और एक जो क्रूसेड चल रहा था, जो अटैक चल रहा था SEC की तरफ से क्रिप्टो कंपनीज के अगेंस्ट में, कि उनको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं लेकिन उन पर फाइन लगा जा रहे हैं टू डीमोटिवेट देम, वो यहाँ पर एंड हो जाए। प्लस स्टेबल कॉइन्स को लेके भी रेगुलेशन की कमी थी, जहाँ पर यूएस का सबसे बड़ा पावरफुल टूल है उनका US डॉलर, जो पूरी दुनिया में चलता है, वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है। तो उन्होंने ये देखा कि स्टेबल कॉइन जो मोस्टली किसके अंदर है, वो USD के अंदर है, वो इंडियन रुपी में नहीं है या बाकी करेंसीज में नहीं है। तो US डॉलर का जो इन्फ्लुएंस है उन स्टेबल कॉइन्स के साथ आगे और बढ़ सकता है, तो उनको कैसे रेगुलेट किया जाए, उनके साथ कैसे यहाँ पर काम किया जाए, तो ये उन्होंने बात करी है। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि एक नेशनल स्टॉक पाइल भी बनाना चाहिए क्रिप्टो का, जो बेसिकली बोलता है कि US गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे क्रिप्टो जो हैं वो कॉन्फिस्केट किए। मेजरली उसमें बिटकॉइन है, थोड़े बहुत 3-4 मिलियन के बाकी क्रिप्टो होंगे, जो बाकी जो भी केसेज है उसके थ्रू उन्होंने कॉन्फिस्केट किया, तो उसको जो है सेल नहीं किया जाए, उसको एक स्टॉक पाइल में रिजर्व की तरह यहाँ पर ऐड किया जाए, जिसके ऊपर वो रिसर्च करें, बोले कि लेट्स लुक एट इट कि ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये तो मेन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ गया, लेकिन मेन उससे एक इंपॉर्टेंट जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, जो अभी तक तो आया नहीं है, उसके ऊपर वील हैव टू सी कैसे चीज़ें आगे होगी। वो ये है कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व का जो बिल यहाँ पर सबमिट किया है, वो सिंथिया लूमेंस मिनिस्टर हैं सेनेट की वहाँ पर US के अंदर, जिन्होंने ये रिकमेंड किया। और ये बिल जो था उन्होंने वहीं पर प्रेजेंट किया था जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे अभी बिटकॉइन 2024 का जो इवेंट हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने भी इस बिल को सपोर्ट किया था। ये बिल ये बोलता है कि US गवर्नमेंट जो है आने वाले 5 साल के अंदर 1 मिलियन बिटकॉइन बाय करेगी, जो 5% सप्लाई बन जाए। 21 मिलियन बिटकॉइन है, 3-4 मिलियन तो वैसे ही खो गए, गायब यहाँ पर हो गए, तो उसमें से 1 मिलियन ये बाय करेंगे, रखेंगे, और उसको 20 साल तक रखेंगे। सिर्फ एक ही कंडीशन में सेल करेंगे, अगर उनको US का डेट जो है वो यहाँ पर कम करना होगा। तो ये वैसे एक बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर अभी तक कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो आया नहीं है, लेकिन ये सेनेट के अंदर बिल आने वाले टाइम पे प्रेजेंट होगा। और अगर ये हो जाता है तो आप सोचिए इससे किस तरह का अडॉप्शन हमको देखने को मिलेगा और किस तरह का मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सेंड करेगा। फाइन। आदित्य, सतोशी नाकामोटो पे आता हूँ, मतलब अगैन, तो सतोशी नाकामोटो, लोग ये कहते हैं कि यार किसी को क्या पड़ी है, कोई एक कोड बना के चले जाएगा और अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा। इससे बेहतर होता है वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करता, जो भी थे, और फिर उसका फ़ायदा उनको मिलता, पॉपुलैरिटी होती कि भाई उन्होंने बनाया, ये सब पूरा एक नई चीज़ दुनिया को दे के चले गए, जो बैंकिंग मतलब पूरी अलग डायरेक्शन में लेके जाता है। तो क्यों अनोनिमस रहे? और फिर उस पर यह भी बात आती है कि अगर आ जाए, रिवील हो जाए कि भाई ये सतोशी नाकामोटो है, फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऐसे HP की डॉक्यूमेंट्री आई थी, बड़ा हल्ला मच गया उस पर ट्विटर पे 2-3 दिन में कि हम रिवील करेंगे, ये हुआ कुछ है नहीं उस पर। तो इस पर ये भी बताएं।
देखिए आई थिंक सतोशी नाकामोटो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने कभी रिवील नहीं किया। उसका मेन रीज़न आई फील ये है कि उनको ये पता था कि अगर वो रिवील कर देंगे कि ऐसी मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये बिटकॉइन जो है एसेट तो है लेकिन ये करेंसी की तरह भी वर्क करता है। इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी कि करेंसी की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कोई अगर आप चीज़ बना रहे हैं तो उसको लेके अगर जैसे पता होता है कि कौन एक्चुअली बना रहा है, दे कुड हैव स्टॉप्ड हिम। एग्जैक्टली। आज की डेट में तो बिटकॉइन इतना बड़ा हो गया कि सतोशी नाकामोटो को कोई ढूंढ भी ले, कोई पकड़ भी ले तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो कुछ सतोशी वो रेलिवेंट ही नहीं है अब। बस आप ये मान सकते हैं कि हाँ उन्होंने बनाया था तो फाउंडर है, वैसे कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल ब्लॉकचेन में बिटकॉइन को लेकर कुछ चेंज नहीं कर सकते। इट इज़ गोना स्टे द वे इट इज़। तो उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि बिटकॉइन अभी बड़ा नहीं है तो मेरी आइडेंटिटी आएगी तो इट इज़ नॉट गोना बी गुड, एंड इसलिए उन्होंने ऐसे कभी स्टेप्स लिए नहीं जो वो उनके इस इनोवेशन को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करे। तो इसी कारण से आई थिंक उन्होंने हमेशा अनोनिमस रखा। अब आज तक सामने आए क्यों नहीं ये तो मिस्ट्री मतलब बहुत बड़ी है। लेकिन जैसा हम बोलते हैं कि सतोशी नाकामोटो जो भी हो, वी ऑल आर सतोशीज, क्योंकि आज की डेट में उन्होंने एक ऐसी ब्यूटीफुल इनोवेशन बनाया है जहाँ पर वो हो नहीं हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको आज की डेट में हम कंट्रोल करते हैं। और इससे ब्यूटीफुल इनोवेशन मतलब आई थिंक सतोशी नाकामोटो पता नहीं कौन है लेकिन नोबेल प्राइज़ तो ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल मनी को लेके जो इनोवेशन आया है कि लोग उसको कंट्रोल करें, वो कभी पॉसिबल लगता भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कभी होगा, लेकिन ही मेड इट। तो आई थिंक इनोवेशन जो है वो ज़्यादा मैटर करता है जो उन्होंने यहाँ पर बनाया, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बिल्कुल। आई थिंक अभी आगे भी बात जो हो रही है डिसेंट्रलाइजेशन की काफ़ी चल रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे, हर चीज़ डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ेगी, एंड वो हम देखेंगे किस तरह रहेगा। एक चीज़ आदित्य मैं आऊँगा आपसे ये पूछूंगा कि अगले 1-2 साल में आप यूएस में और क्या डेवलपमेंट्स देख रहे हैं बिटकॉइन को लेके, एंड प्लस उसी से आप जुड़ता हुआ ये भी बताएं कि इंडिया में अगले 2 साल की अगर हम बात करें, 2025 चल गया, 2026 के एंड तक इंडिया में क्या चीज़ें आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड यहाँ पे हो सकती हैं। तो यूएस का अगर हम बात करें तो आई फील जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोमिसेस यहाँ पर किए अभी तक तो लग ही रहा है कि वो उसको फुलफिल करेंगे। एटलीस्ट क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके क्लैरिटी आ जाएगी, और जब वो क्लैरिटी आ जाएगी तो उससे बहुत सारे जो यूएस के अंदर जो कंपनीज़ हैं उनके लिए ईजी हो जाएगा बिटकॉइन को होल्ड करने के लिए। एक बड़ी चीज़ आपको मैं और बताऊंगा, एक बहुत बड़ा स्टेप जो लिया जिसने यूएस कंपनीज़ के लिए बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट पे होल्ड करना अलाउ कर दिया एक तरह से, वो ये कि SAB 121 करके एक रूल था जो SEC ने इंट्रोड्यूस किया था। वो बेसिकली ये बोलते थे कि अगर आप यहाँ पर कोई भी बैंक हो या कोई भी कंपनी हो, अगर आप यूज़र्स के बिटकॉइन अपने पास रख रहे हो तो आपको बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा, एंड क्योंकि वो वॉलेटाइल है तो बैलेंस शीट में वो सही नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने वो रूल इसलिए डाला था क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, और बहुत चुपचाप से इन्होंने इस रूल को डाल दिया था। लेकिन बिटकॉइन प्रो कुछ मिनिस्टर्स हैं यहाँ पर जैसे सिंथिया लूमन्स जिन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व का बिल दिया, उन्होंने ढूंढ के निकालिया और उन्होंने बोल दिया तो सही नहीं है, तुम लोगों के बिटकॉइन बैलेंस शीट पर डाल रहे हो, अगर वो बैंक जो है बैंकरप्ट हो गया तो लोगों के पैसे तो फंस जाएंगे, तो तुम बोल रहे हो कंज्यूमर को बचाने के लिए कर रहे हो तो वो सही नहीं है। तो वो बिल को लेके इन्होंने कोशिश करी कि उसको खारिज किया जाए। रिपेल करने के लिए वो लेके गए उसको, जैसे अपने लोकसभा सेनेट होता है वैसे वहाँ पर हाउस होता है और सेनेट होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है वैसे यहाँ पर हाउस होता है और सेनेट होता है। दोनों जगह ये बिल पास हो गया। लेकिन आप देखिए यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन जो है गैरी गेंसलेट से मिले, बात हुई, बोला कोई बात नहीं मैं उसको कैंसिल कर दूंगा, वीटो पावर स्पेशल लगा के कैंसिल यहाँ पर कर दिया। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए और नए SEC के चेयरमैन आए, उन्होंने पहली चीज़ क्या करी, इस बिल को हटा दिया। तो अब यहाँ पर जो बैंक्स हैं वो भी अब क्रिप्टो की कस्टडी है वो दे सकते हैं, जैसे गोल्ड को आप होल्ड करते हैं बैंक के अंदर, तो वैसे अब क्रिप्टो की कस्टडी भी होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, एंड आई थिंक ओवरऑल हमको और क्रिप्टो के इंटीग्रेशन देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर कंपनीज पहले जो स्केप्टिकल थी काफ़ी कंफर्टेबली उसको इंटीग्रेट करेगी अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, चाहे वो बैंक हो जाए, चाहे पेमेंट्स की बात यहाँ पर हो जाती है, या फिर टेक्नोलॉजी कंपनीज़ की यहाँ पर बात हो जाती है, AI NFTs को लेके भी, गेमिंग को लेके भी। आई थिंक वो काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई वांट टू सी, मतलब अभी आई एम नॉट श्योर वेदर इज गोना हैपन और नॉट, कभी ना कभी तो होगा, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप के टर्म के अंदर उन्होंने जो चीज़ प्रॉमिस करी थी कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिटकॉइन का, वो होता है कि नहीं, आई थिंक वो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर होगी। बट स्टिल पॉजिटिव डेवलपमेंट्स तो होने भी वाले हैं यहाँ पर, स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है कि नहीं होता है। अब उसी का अगर हम यहाँ से मूव ऑन करते हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया में हमारी आदत हमेशा ये कि नई टेक्नोलॉजी आती है हम थोड़े से कंजर्वेटिव रहते हैं। ये हमारे खुद के अंदर भी, हमको भी कोई नई चीज़ दिखती है तो हम सोच के अरे यार स्कैम नहीं हो, कुछ गड़बड़ नहीं हो, थोड़ा हम सोच समझ के नेगेटिव्स को पहले देखते हैं। अच्छी अप्रोच भी हो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं बन जाती है, लेकिन टेक्नोलॉजी की जब बात आती है वहाँ पर वो सही नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जो आगे रहता है वही सब कुछ यहाँ पर रेस में जीत जाता है। तो आई फील अभी इंडिया ने जितने रिस्ट्रिक्शंस लगाने थे वो रूल्स के अकॉर्डिंग टैक्स के थ्रू उन्होंने कोशिश करी। आई थिंक ये जो अनरीजनेबल क्रिप्टो टैक्स आए थे वो एक तरह से इंटेंशन था क्रिप्टो को डिमोटिवेट करने का, ये सोच के कि लोग यहाँ पर जो है क्रिप्टो को ट्रेड करना छोड़ देंगे। लेकिन हुआ उसका उल्टा, आज की डेट में भी लोग जो है इतना होने के बाद भी, रिस्ट्रिक्शन के बाद में भी, यहाँ पर इंडिया क्रिप्टो इंडेक्स के अंदर टॉप 3 के अंदर यहाँ पर आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आई फील वो रिस्ट्रिक्शन लगा लिए, अब उससे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस तो लगने वाले हैं नहीं,
तो अब कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव अडॉप्शन हो रहा है उससे आई थिंक 2026 के अंदर मे बी कुछ राहत जो है हमको क्रिप्टो टैक्स के अंदर देखने को मिले। एंड यहाँ पर फाइनली जैसा हम बात कर रहे थे कि DAB नए ड्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो वो पॉसिबली हमको देखने को मिल सकता है जिसमें थोड़े से पॉजिटिव रेगुलेशन होंगे जो इंडिया के अंदर भी, जैसे भी हम बात करते हैं कि हमको AI के अंदर आगे जाना है, हमको बाकी चीज़ों में भी आगे यहाँ पर मूव करना है, मेटावर्स के अंदर आगे मूव करना है, तो वहाँ पर क्रिप्टो को लेके प्रॉब्ली एक ये व्यू पॉइंट बने कि हमको क्रिप्टो को लेके भी आगे बढ़ना है, बाकी कंट्रीज हमसे आगे नहीं निकल बिल्कुल। आदित्य, ये तो बात रही पॉलिटिशियंस की। फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर हमारे क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ सोच रहे हैं। इंडिया में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, आप देखिए मतलब गौतम अडानी हो गए, आपके अंबानीज हो गए और भी काफ़ी लोग। तो आदित्य, ये लोग भी इस तरफ क्यों नहीं आते? बिकॉज US में हम देख रहे हैं काफ़ी वॉइसेस हमें दिखती हैं, मतलब प्रो क्रिप्टो दिखती हैं, प्रो बिटकॉइन। एटलीस्ट क्रिप्टो में तो सभी आ जाता है, बिटकॉइन की हम बात करें प्रो बिटकॉइन दिखती है। तो ये लोग जो टेक्नोलॉजी ये आ रही है इसको अडॉप्ट करने में मतलब इतना पीछे क्यों रह रहे हैं सब? देखिए अयाज जी, जैसा अगर हम बात करें बिटकॉइन को एक्सप्लोर तो हर कोई कर रहे हैं। जैसे मेरी जितनी बात हुई है तो काफ़ी लोगों ने ये बताया कि ओपनली बहुत लोग नहीं बोलते हैं, ओके। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन्वेस्टेड भी हैं, चाहे वो ETF के थ्रू होंगे या फिर डायरेक्टली बिटकॉइन को बाय करके होंगे। लेकिन देखिए ये बड़ी कंपनीज है जो इंडिया के अंदर कंपनीज चला रही हैं, और अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है तो आप गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर आंसर लेना ज़रूरी है। तो जब तक गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि हाँ क्रिप्टो इज़ ओके, ये रूल्स है तुम्हारे, उस पर वो काम करो, तो तब तक वो उस चीज़ को टच नहीं करना चाहते हैं। US में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो पहले भी अगर आप देखेंगे वो भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उन्होंने भी वेट किया कि यार कुछ क्लैरिटी तो मिले, कुछ दिखे तो कि आगे बढ़ रहा है और हाँ इसका फ्यूचर है। तो जब वो उनको दिखा तो दे ऑल डाइव्ड इन। आप ब्लैक रॉक को भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इंडिया के अंदर भी आई फील ये रिलायंस हो गए, अडानीज हो गए, जितने भी हैं ये सबके सब देख रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन ये वेट कर रहे हैं ग्रीन सिग्नल। और हो सकता है अचानक से अगर कुछ ग्रीन सिग्नल मिल जाए तब पता लगे कि कहाँ हाँ, आई थिंक उनको तो पहले पता होगा ग्रीन सिग्नल आने कब वाला है। अभी भी अगर आप देखेंगे, देखिए अब रिलायंस ने भी जो पार्टनरशिप करी है यहाँ पर पॉलीगॉन के साथ, तो मैं आपको उसको बताता हूँ। जैसे ऐश्वर्य जो है, उन्होंने पूरा 2 साल से लगे थे वो रिलायंस के साथ। तो उन्होंने 2 साल से बात करी, उन्होंने जाके बात करी रिलायंस से, बोला कि भाई आप एक्सप्लोर करिए, क्योंकि Web3 है, आप टेक्नोलॉजी में आगे रहते हैं इंडिया के अंदर, तो आप एक्सप्लोर करिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ बोली कि अभी देखिए इंडिया के अंदर रेगुलेशन लेके क्लैरिटी यहाँ पर है नहीं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मतलब हम उस चीज़ को लेके अभी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक वो आएगा नहीं तो वो प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर इनडायरेक्टली Web3 के प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर लॉन्च किए हैं। तो देखिए अवेयर तो हैं, अभी ये जियो कॉइन को लेके कर रहे हैं, Web3 को लेके दे कीप ऑन टॉकिंग, तो नज़र तो इन सब की है। एंड आई फील ऐसे बाकी कंपनीज भी हैं जो आज की डेट में इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रही हैं, देख रही हैं, लेकिन पब्लिकली बोल नहीं रही हैं। आदित्य, रिलायंस का पॉलीगॉन को यूज़ करना प्लस जियो कॉइन की बात करना वहाँ पे अपने ब्राउज़र में, इवन दो मतलब वो क्रिप्टो नहीं है, हमारी आपसे बात हुई थी उस पर, ये कितना बड़ा स्टेप है एज ए क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए इंडिया में? देखिए बड़ी चीज़ है, क्योंकि देखिए शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होनी थी। बिल्कुल। अब अगर हम जायंट्स की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर रिलायंस हो गए, जैसे टाटास को आप देख सकते हैं, अंबानीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। तो उनकी तरफ से एक ये छोटा स्टेप जहाँ पर वो जियो कॉइन की तरह उसको लॉन्च कर रहे हैं, एक क्रिप्टो कंपनी जो है, क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है पॉलीगॉन, उसके साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऑल्दो वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है, लेकिन एक रिवॉर्ड सिस्टम है, तो एक स्टेपिंग स्टोन दिखाता है कि उनका कम से कम वो एक्सप्लोर तो कर रहे हैं स्पेस को। और जब वो एक्सप्लोर करेंगे तो एक शुरुआत हो गई है, और उस शुरुआत में जब उनको बेनिफिट देखेंगे तो आगे बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये अयाज जी, यहाँ पर रिलायंस ने रिसेंटली पार्टनरशिप भी करी थी ब्लैक रॉक के साथ। ओके। जियो फाइनेंशियल ने पार्टनरशिप करी थी हाँ, ब्लैक रॉक के साथ, वो म्यूचुअल फंड्स को लेके थी। लेकिन फाइनेंशियल्स की जब बात आती है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। ब्लैक रॉक का ऑलरेडी बिटकॉइन ETF है, और वो ETF जो है इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग, क्योंकि बिटकॉइन को बाय करना इतना सेफ नहीं समझते, तो ETF के अंदर भी इन्वेस्ट करें। जैसे कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं जिनकी जो पब्लिकली उन्होंने डिस्क्लोज करी स्टेटमेंट्स में पता चला है कि उन्होंने बिटकॉइन ETF बाय कर रखे हैं। तो आई फील पॉसिबली हो सकता है कि हमको रिलायंस की तरफ से भी, रिलायंस और ब्लैक रॉक की तरफ से भी मिलकर, फाइनेंशियल के मिलकर कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो एक्सप्लोर यहाँ पर कर रहे हैं, और आई थिंक फाइनली जब ग्रीन लाइट मिलेगी तो हमको सामने देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली, मतलब वो नज़र चाहिए वो देखने के लिए। हाँ, मतलब वो देख तो रहे हैं, देखे अयाज जी, लेकिन वो ग्रीन लाइट चाहिए, अभी रेड लाइट है। हाँ, मतलब लोगों को भी ना वो नज़र चाहिए कि जो चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में वो देखते रहो, फिर उससे समझ आता रहेगा बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। हाँ, देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है इंडिकेशन देती है कि व्हाट इज हैपनिंग इन अ वे। फाइन। आदित्य, अब आप मुझे बताएं अपना पहला क्रिप्टो ट्रांजैक्शन कैसा रहा? बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन क्या सोच के किया था और कैसा रहा कुछ एक्सपीरियंस? देखिए पहला बिटकॉइन ट्रांजैक्शन तो वैसे मेरा वही था, जब मेरे को बिटकॉइन जो सेंड किया था, जो मतलब मेरे को पेमेंट के लिए वो सेंड कर रहे थे। लेकिन जब पहली बार सेंड किया था तो बड़ा डर लग रहा था अयाज जी, क्योंकि एक तो इतना बड़ा वो पूरा का पूरा नंबर होता है, एड्रेस होता है, तो पहले तो ये लग रहा था कोई एड्रेस तो मिस नहीं कर दिया मैंने। तो जब मैं सेंड कर रहा था उसको, मेरे को किसी को वॉलेट में सेंड करने थे उसको दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो तब मैंने 10 बार जो एड्रेसेस है उसको चेक किया, मतलब प्रॉपर तरीके से चेक किया, और पूरा अल्फ़ाबेट चेक किया कि मैं एग्जैक्टली सेम पेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं सेंड कर रहा हूँ।
तो उस तरह से मैंने जो है उसको पहला ट्रांजैक्शन अपना किया था एंड थैंकफुली सही भी चला गया वो। फाइन। अरे तब मुझे बताएं कि मतलब आप क्रिप्टो एजुकेटर हैं, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, इतने सारे आप लोगों को लोग आपको देखते हैं और फिर फॉलो भी करते हैं चीज़ों में, तो ये प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं बीइंग क्रिप्टो एजुकेटर कि वो क्रिप्टो के बारे में बता रहा है, बिटकॉइन के बारे में लोगों को बता रहा है, एंड देन वो मार्केट इतनी वॉलेटाइल है कि वो बता रहे कि देखिए इस तरीके से कीजिए, इस तरीके से आप रहिए, सेफ आप रहना बताते हैं, फिर वो मार्केट इतनी वॉलेटाइल होती है, तो इसमें गाइड आप करते हैं लोगों को, तो वो कितना प्रेशर रहता है उसका कि यार मैं सही हूँ, गलत ना हो जाऊँ? देखिए आई फील एया जी, क्योंकि मेरे लिए भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कभी लाइफ में पहले तो किया नहीं है, बिल्कुल। तो आई फील सबसे अच्छी चीज़ मेरे को एक एजुकेशन कंटेंट क्रिएटर में लगती है वो ये है कि आप लोगों को तो सिखा रहे हैं लेकिन आप खुद भी बहुत सीखते हैं। क्योंकि जब आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो आप क्या करते हैं, आप और रिसर्च करते हैं उसके बारे में, क्योंकि ये कि यार मैं गलत नहीं बता दूं किसी को। एग्जैक्टली। तो आप और रिसर्च करते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरी लोगों को तो सिखा रहे हैं, खुद की एजुकेशन भी यहाँ पर और बढ़ती है। अब डेफिनेटली देखिए क्रिप्टो मार्केट वॉलेटाइल है, वहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग हैं, कुछ लोग समझते हैं वॉलेटिलिटी को, कुछ लोग नहीं यहाँ पर समझते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखिए जब आप ये करते हैं कंटेंट क्रिएशन तो आप कई बार बहुत अच्छी चीज़ें भी करते हैं, कई बार आपसे मिस्टेक्स भी होती है, लेकिन जब मिस्टेक्स होती है वो लेसन्स होते हैं उसके अंदर। मैं मिस्टेक्स नहीं बोलूँगा, वो लेसन्स होते हैं जिससे आप सीखते हैं और इम्प्रोवाइज़ करते हैं। तो धीरे धीरे अब इतने टाइम हो गए, 7-8 साल हो गए, तो वो करते करते अब समझ गए, कम्युनिटी में भी लोग समझने लग गए हैं कि बेयर मार्केट क्या होता है और ये वॉलेटिलिटी क्या नॉर्मल है। एंड उन चीज़ों को अगर आप इस तरह से एक्सप्लेन करें जहाँ पर डेटा है और आप उसकी बैकिंग यहाँ पर दे पाए तो लोग और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जैसे अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करें, जैसे अभी बुल मार्केट चल रहा है, अब देखिए स्टॉक मार्केट में तो 1-2% का डंप ही ऐसा होता है कि मतलब ये क्या हो गया, राइट? वहाँ पर सर्किट ब्रेकर्स भी रहते हैं, लेकिन क्रिप्टो में बिटकॉइन में तो सर्किट ब्रेकर तो है 8-10% भी या नॉर्मल तो गिर रहा है तो गिर जाए। तो मतलब 8-10% अगर डंप नहीं होता मतलब ऐसा लगता है नॉर्मल है। जब तक 20-30% का डंप नहीं आता तब तक लगता है कि हाँ कोई डंप नहीं है। तो वो चीज़ें चार्ट्स के ऊपर हैं, तो वो जब लोग देखते हैं तो ऑटोमेटिकली पहले आते हैं तो इट्स अ शॉक कि 1-2% डंप से देखना 8-10% का डंप, बट आफ्टर अ वाइल व्हेन दे स्पेंड टाइम दे अंडरस्टैंड इट। फाइन। आदित्य, आपने बात की क्रिप्टो मार्केट की, क्या चल रहा है, बुल रन चल रहा है, तो इसी पे मेरा नेक्स्ट सवाल होना था आपसे, क्या ये बुल रन ट्रैप है, सॉर्ट ऑफ है कि बुल ट्रैप में हम फंसे हुए हैं इस वक्त राइट नाउ, कि लग रहा है हमें बुल रन और बाद में नीचे आ जाएगा, जैसे अक्सर होता है हाविंग के बाद बिटकॉइन एक सर्टेन ऑल टाइम हाई बनाता है और फिर नीचे आ जाता है, जैसे हमने पहले भी देखा है। तो क्या अभी बिटकॉइन का लग रहा है कि ये $100,000 से भी ऊपर ही रहेगा, या फिर हो सकता है वो 50 के भी आ जाए और फिर और नीचे भी आ जाए? देखिए अया जी, मेरा बेसिकली ये रहता है कि आई फील सबसे बेस्ट तरीका सबसे बेस्ट टाइम बिटकॉइन को बाय करने का होता है जब बिटकॉइन की हाविंग होने वाली है। क्योंकि जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि बिटकॉइन भी अगर हम माइन करते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। तो हाविंग का एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है वो ऑलमोस्ट डबल यहाँ पर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए अभी जब 2024 के अंदर बिटकॉइन हाविंग आई थी, उस टाइम पे एक बिटकॉइन को माइन करने की कॉस्ट यहाँ पर थी $30,000 से $40,000। तो एक बिटकॉइन इतना पैसा खर्च करके बनता था। अब जब वहाँ पर $30,000 to $40,000 की कॉस्ट यहाँ पर चल रही है, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर चल रही है आप मान लीजिए $40,000, $45,000। लेकिन अब हाविंग आने वाली है, तो हाविंग में जो 30 से 40 में एक बिटकॉइन बनता है वो यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, वो $60,000 to $80,000 हो जाएगा। एंड उसी टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस अगर चल रही है $40,000 पे, तो दैट गिव्स अ गुड इंडिकेशन कि ये बढ़िया टाइम है बाय करने का, क्योंकि अभी डबल होने वाली है इसको बनाने की कॉस्ट, तो प्राइस यहाँ पर रह नहीं सकती, क्योंकि नीचे रहेगी तो फिर कोई सेंस क्या है। तो उस अकॉर्डिंग मैं बेसिकली यहाँ पर इसको कैलकुलेट करता हूँ बिटकॉइन की प्राइस को। तो जब मैंने ये एनालिसिस किया था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कैलकुलेट किया था कि यहाँ से कितना प्राइस पॉइंट तक बिटकॉइन की प्राइस मूव कर सकती है। तो मेरा जो एनालिसिस था वो ये था कि 100,000 तो जाने वाले थे हम, 130 एंड $150,000 का एक टारगेट था। डेफिनेटली उसके बाद हमको करेक्शन भी देखने को मिलेंगे जब बेयर मार्केट यहाँ पर आते हैं, वो तो विद साइकिल यहाँ पर हो ही जाते हैं। लेकिन आई फील कि अभी भी जो बिटकॉइन का टॉप है वो आया नहीं है, क्योंकि अभी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। दे आर लॉट ऑफ मैट्रिक्स जो अभी मैच नहीं हुए हैं, क्योंकि यूजुअली होता है कि जब बुल मार्केट आता है तो बुल मार्केट के अंदर पहले तो लोग बिटकॉइन के अंदर एंटर करते हैं और उसके बाद फिर ऑल्ट्स के अंदर भी मूव करते हैं। तो उसका एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो मैं करंटली देख रहा हूँ, जैसे अगर हम 2021 के अंदर लास्ट बुल मार्केट देखते हैं, बिटकॉइन गया था $69,000। अब वहीं पर हम ऑल्ट का मार्केट कैप देखते हैं, जैसे एक तरफ बिटकॉइन हो गया, बाकी क्रिप्टो। तो लोग पहले बिटकॉइन में आते फिर देखते हैं बाकी क्रिप्टो, अच्छा तो यहाँ पर करोड़पति बनना है हमको, तो उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो जब एक्सप्लोर करे थे उसका मार्केट कैप जो था वो गया था $1.7 ट्रिलियन। अब अगर आप देखोगे बिटकॉइन 69 से वहाँ से अब ऑलमोस्ट $100,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर आप इस क्रिप्टो का मार्केट कैप देखेंगे, इतने सारे नए कॉइन्स आने के बाद भी अभी मैक्सिमम ये 1.4 ट्रिलियन गया है, 1.7 को तो क्रॉस भी नहीं किया, और अभी करंटली इट इज सिटिंग अराउंड 1.1-1.2 ट्रिलियन। तो अभी एक्चुअल जो मूवमेंट है वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर तो आया नहीं है। एंड आई फील जब ऑल्ट्स के अंदर वो एक मैसिव मूवमेंट हमको देखने को मिलता है ना, तो वो एक इंडिकेशन होता है कि प्रॉब्ली वी आर क्लोज, जहाँ पर अब एक टाइम आ गया, क्योंकि एवरीवन विल फोमो। बिल्कुल। और वो ऐसा टाइम होता है कि आप जहाँ पैसा डालोगे आप पैसा बनाओगे और आपको लगेगा कि आप बेस्ट ट्रेडर हो इन द वर्ल्ड, सबसे अच्छी फीलिंग होगी।
और जब वो हाई फोमो का लेवल होगा फिर हमको वो क्रैश देखने को मिलेगा, फिर 60-70% हो सकता है। मतलब आई फील प्रॉब्ली नेक्स्ट जो क्रैश होगा हो सकता है हम $80,000-90,000 तक आए, लेकिन उससे पहले बिटकॉइन 150 या $200,000 भी जा सकता है। एग्जैक्टली होता है। मतलब आदित्य, मेरे याद है जब 20K भी था समथिंग, तब हम बात करते थे आपसे, मैं बोलता रहा आदित्य क्या प्रेडिक्शन क्या रहता है, प्रेडिक्शन तो नहीं दे रहे थे हम, नॉर्मली बात करते थे कि नहीं आप कहते थे कि देखिए $100,000 होगा, आज नहीं होगा, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कभी होगा, लेकिन हाँ वो मिल जाएगा बिकॉज सप्लाई कम है यहाँ पे, एंड देन रेगुलेशंस नहीं है, तो रेगुलेशन जैसे जैसे बढ़ती रहेंगी, जैसे कोई वॉइस इसके फेवर में आती रहेंगी तो बढ़ता चला जाएगा। आदित्य, भी आपने बात की कि लोग मतलब ऑल्ट्स के चक्कर में रहते हैं, फिर वो उसमें मीम कॉइन्स आ जाते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्चर है, मतलब हर जगह मैंने देखा है, लेकिन यहाँ पे बहुत मीम कॉइन का कल्चर है। पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने लाखों रुपए मीम कॉइन में इन्वेस्ट किए हुए थे, और सिर्फ जो क्रिप्टो पे लोग जो है ना ऐसी वीडियो कुछ भी बना देते हैं लाइक्स के लिए, थंब लगा के शिबा इनू फला चला जाएगा, इतना हो जाएगा, ये कॉइन ये हो जाएगा, तो उसमें लाखों लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए और वो बहुत बुरी तरह मार झेल रहे हैं, उनके पैसे बचे ही नहीं है, खत्म हो गए। तो इन मीम कॉइन्स के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कितना इन्वेस्टमेंट में सही है, क्यों फंसते हैं लोग इनमें? देखिए आई फील जी, मतलब मीम कॉइन्स को लेके मेरा तो हमेशा पर्सपेक्टिव ये रहा है कि मतलब अगर आपको करना है यू हैव टू बी केयरफुल, लेकिन उसको आप कसिनो की तरह मान सकते हो, क्योंकि मीम कॉइन मतलब उसकी बैकिंग क्या है, क्या उसकी यूजिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है, वो एज अ फन की तरह यहाँ पर आए। आई फील लोगों को जितना मैंने अंडरस्टैंड किया, क्योंकि मैंने हमेशा एडवाइस किया कि मीम कॉइन में आप इन्वेस्ट मत करिए, काफ़ी लोग गुस्सा भी हो गए, जैसे शिबा इनू को लेके, या मतलब काफ़ी कॉइन्स के बारे में बात करें, अगर कोई कॉइन अच्छा परफॉर्म कर गया तो देखो तुमने तो मना किया था शिबा इनू, देखो क्या हो गया। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल जो मैंने अंडरस्टैंड किया, जो लोगों का बोलना है, वो बोलते हैं कि यार देखो बिटकॉइन तो इतना ऊपर चला गया, अब उस टाइम पे बोलते थे भाई ये $60,000 पे चल रहा है, ये तो इतना महंगा चला गया, तो मैं अब इसमें क्या पैसे बनाऊंगा, कितना ऊपर जाएगा, 2% चले जाएगा, 5%, 10%, 20%, मेरे को चाहिए 10x, 20x, 30x। तो मीम कॉइन मेरे को वो रिटर्न देते हैं, तो इस कारण वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एंड थोड़ा सा वो नैरेटिव भी ऐसा बन जाता है, क्योंकि देखिए लोग ख्वाब देखते हैं और हर किसी को थोड़ा सा लालच भी होता है कि 1000 रुपये डालूं करोड़पति बन जाऊं, तो वो ख्वाब अगर यूट्यूब पे दिखते हैं या कहीं पर सजेशन होते हैं तो वो एक फोमो हो जाता है कि हाँ शायद प्रॉब्लम में कर सकता हूँ। और ये एग्जाम्पल भी आपने देखे होंगे टाइम टू टाइम आते हैं, कैसे एक इंसान ने $100 डाले और उसने कैसे कमा लिए। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है अलग होती है, एक इंसान की बात होती है कि वो कैसे $100 से करोड़ रुपए यहाँ पर बना रहा है, लेकिन उन लोगों की बात कभी यहाँ पर नहीं होती है जो यहाँ पर हज़ारों डॉलर लगाते होंगे, लेकिन एंड में $0 निकाल के यहाँ पर लेके जाते होंगे। तो उससे एक फोमो क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण लोग जो है मीम कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, लोगों का पर्सपेक्टिव भी सही है कि यार बिटकॉइन में करूँगा, काफ़ी लोग जो है पॉकेट मनी से कुछ ना कुछ ट्रेड करके अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। तो मैं तो उनको ये एडवाइस करता हूँ कि यार देखो अगर आपको इस स्पेस के अंदर सर्वाइव करना है, पहली चीज़ तो किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करो, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे वो मीम कॉइन हो, उसके बारे में A to Z सब कुछ समझ लो, ताकि सब कुछ आपको पता रहे उसके बारे में, उसका चार्ट समझ लो, उसके फंडामेंटल समझ लो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का देखो, और मेजॉरिटी आपका पोर्टफोलियो जो है वो ऐसे एसेट के अंदर रखो जहाँ पर कल को वो जीरो, मतलब वो कम से कम जीरो तो नहीं हो जाएगा, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, जहाँ पर आपने सेफ रखा है। और फिर अपना कुछ परसेंटेज निकाल लीजिए, 5%, 10%, जो भी आपको लगता है, और वो आप ये सोचिए जैसे आप कसिनो में गए पैसे लेके कि भाई लगा दिए, एंटरटेनमेंट है आपका, हाँ मतलब कल को लग जाए तो आपको लाइफ में वो इम्पैक्ट नहीं करे। तो उस तरह से एक्सप्लोर करिए, आप डालिए किसी कॉइन में, आपको लगता है कि आप भी $100 में 1 करोड़ बना लेंगे, कोशिश करिए, देख लीजिए, तो सबका शौक भी पूरा हो जाएगा, आपको रियलिटी भी पता चल जाएगी। क्योंकि देखिए जो चीज़ आपने ट्राई नहीं करी होती उसमें लगता है कि यार एक बार ट्राई करके देखो क्या लक मेरा चलता है कि नहीं चलता है, तो कर लीजिए। और अगर लकीली अगर आपका डबल हो जाता है तो अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए और फिर जो प्रॉफिट है उससे आप खेलिए। लेकिन ये गलती मत करिएगा जो ज़्यादातर लोग अयाज जी करते हैं, वो लालच के चक्कर में लोन लेके आते हैं, पूरी लाइफ की सेविंग लगा देते हैं, और वो कहीं सुनते हैं ऑनलाइन कि यार ये इतना $1 चले जाएगा, उतना चले जाएगा, बिना रिसर्च करे किसी और की बातों पे इन्वेस्ट कर देते हैं, एंड दे एंड अप लूजिंग द मनी। फाइन। आदित्य, मुझे एक चीज़ बताएं, बड़ा कॉमन फ्रेज रहता है ये क्रिप्टो इन्वेस्टर्स में जो मीम कॉइन्स में जाते हैं, वो कहते हैं कि यार शिबा इनू इतना सस्ता है, अगर $10 हो गया या $500 भी कभी चले गया तो मैं तो $1 मैंने लगाया, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो ये जो मीम कॉइन्स हैं, शिबा इनू फॉर एग्जाम्पल हो गया, नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पे कॉइन हो गया, क्यों ये कभी $1000 नहीं हो सकते, क्यों ये कभी बिटकॉइन के जितने नहीं हो सकते? देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपको देखना है कि जैसे अगर आप किसी टोकन की प्राइस देखेंगे तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन ही का कोई सेंस नहीं, जैसे अगर हम शिबा इनू को देखेंगे तो ट्रिलियंस में पता नहीं कितने उनके नंबर्स हैं। अब अगर आप देखिए उसके अंदर अगर आपने $1 मान लिया कि शिबा इनू $1 जाएगा, तो ट्रिलियंस में उसकी जो सप्लाई है, तो आप देख लीजिए, मतलब आप ये बोल रहे हो कि उसकी मार्केट कैप जो ट्रिलियंस में चली जाएगी। वो तो बिटकॉइन ही मुश्किल से 1 ट्रिलियन यहाँ पर है, वो हज़ारों ट्रिलियंस में चले जाएगा, तो वैसे भी वो पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमेशा एक बेटर ऑप्शन रहता है। जैसे मुझसे भी जब पूछते हैं कि क्या शिबा इनू इतना चला जाएगा या नहीं चले जाएगा, सुनने में अच्छा लगता है कि यार अगर $1 चला गया तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा,
लेकिन एक्चुअल रियलिटी में वो पॉसिबल नहीं होता है। तो आई फील सबको मैं यही बोलता हूँ कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे मैंने सिखाया भी है कि अगर आपको एनालाइज करना है और देखना है एक्चुअल में कितनी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है, तो एग्जांपल है बिटकॉइन से आप कंपेयर कर लीजिए, बिटकॉइन की सप्लाई निकालिए टोटल कितनी है, क्या उसकी प्राइस चल रही है, और उसकी कंपैरिजन में देखिए कि आप ये मान भी लीजिए चलिए बिटकॉइन का आधा भी बन जाता है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन और सप्लाई के अकॉर्डिंग कितने नंबर तक जा सकते हैं, तो आप खुद कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। फाइन। आई थिंक मार्केट कैपिटलाइजेशन कहाँ चेक करे एक आम आदमी? तो इसके लिए देखिए काफ़ी प्लेटफॉर्म है, लेकिन कॉमन जो है वो आप कॉइन मार्केट कैप को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कॉइन गेको को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको लिस्ट में पूरे के पूरे कॉइन जो वो दिख जाएंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दो चीज़ें दिखेंगी, एक तो सर्कुलेटिंग सप्लाई, कॉइन जो मार्केट में आ गए हैं और जो रोटेट हो रहे हैं, और टोटल सप्लाई, मतलब टोटल सप्लाई जो मतलब अभी मतलब पूरी लाइफ टाइम में जो आएंगे, तो वो दोनों के दोनों यहाँ पर आएंगे, तो आप टोटल सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन। आई थिंक हमने बात की शिबा इनू वगैरह की, लेकिन इनमें ना एक बड़ा पॉपुलर है डोज कॉइन, और उसमें लोगों को लगता है कि चलो ठीक है शिबा इनू को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये चीज़ नहीं हो रही है, बट डोज कॉइन एलॉन मस्क है भाई, कुछ भी कर सकता है, प्लस अब तो ट्रम्प उसके साथ है, तो ये तो पता नहीं कहाँ चले जाएगा। अब डोज उन्होंने एजेंसी भी बना दी है डोज के नाम से, गवर्नमेंट एजेंसी बना दी है, अब इतना पॉपुलर हो रहा है। आपसे मेरी बात हुई थी, आप बता रहे थे वेबसाइट बनाई तो डोज का लोगो लगा दिया था। लोगो भी लगा दिया था। तो डोज के बारे में क्या ख्याल है? लोग जो सोचते हैं कि डोज कॉइन बहुत चला जाए, क्या मीम कॉइन ही रहेगा, या क्योंकि इलॉन मस्क को बहुत कुछ वहाँ पे मिल गया यूएस में, कुछ आगे भी इसके फ्यूचर है? देखिए डोज की अगर हम बात करें तो देखिए मीम कॉइन्स में मेरे को अगर कोई कॉइन पसंद है तो वो डोज है, एंड उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि बाकी मीम कॉइन्स अगर आप देखेंगे तो उसमें यूजुअली सप्लाई वो इस तरह से लेके आते हैं कि वहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स को दे देते हैं या फिर वो मिंटेड होते हैं और प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर वो बेस्ड है। डोज एक ऐसा लौता कॉइन है आफ्टर बिटकॉइन जो अभी भी प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर है। पहले इथीरियम था, वो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर मूव कर गया। तो डोज भी यहाँ पर डिसेंट्रलाइज है। सप्लाई, टोकन सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ कि सप्लाई टोकन कौन क्या होल्ड करता है, मैं उसकी ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूँ कि उसके नोड्स जो है वो कौन कंट्रोल करते हैं। तो आज के डेट में वही प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर यहाँ पर बेस्ड है। तो आई फील इट इज स्टिल बेटर। एंड जो जब डोज आया भी था तो इसके फाउंडर ही ऐसे थे, उन्होंने मजाक बनाने के लिए इस कॉइन को लॉन्च किया था कि कोई बिटकॉइन लॉन्च कर रहा है, कोई ये नीम कॉइन लॉन्च कर रहा है, अलग अलग निकाल रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्या हो रहा है ये, बोला मैं भी निकाल देता हूँ ये डॉग के ऊपर कॉइन। तो उन्होंने निकाल दिया यहाँ पर, निकाल के वो निकल भी गए उससे। जैसे आज रिग्रेट करते होंगे मैं क्यों निकल गया, लेकिन उन्होंने मजाक बना के यहाँ पर निकाल दिया। एंड ही वाज वेरी मच अगेंस्ट इट। अगर आप देखोगे भी, वो भी डोज कॉइन मतलब पूरे क्रिप्टो को लेके वो अगेंस्ट में थे, लेकिन वो फन की तरह था, एक मीम की तरह था, इट वाज फनी, तो इट पिक्ड अप। एंड इलॉन मस्क जब आए, उनका भी वो है थोड़ा सा वो सरकास्टिक रहते हैं, थोड़ा फन मूड में रहते हैं, तो उनको वो अच्छा लगा, उनको दिखा बेस्ट ये मीम कॉइन है, तो उन्होंने उसके बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी। प्रॉब्ली शायद ट्रेड भी करते होंगे, कुछ होल्ड भी यहाँ पर करते होंगे, तो उसके कारण वो पिकअप कहीं ना कहीं कर गया। एंड लास्ट बुल मार्केट में अगर आप देखेंगे काफ़ी पिकअप भी किया था, क्योंकि एज जी मैं पहले ना इस डोज कॉइन को ट्रेड करता था, उस टाइम पे होता था, पहले हम यूएसडी में नहीं करते थे ट्रेड, हम करते थे बीटीसी पेयर के अंदर। तो उस टाइम पे 12-13 सतोशी का ये चलता था और बिटकॉइन की प्राइस चलती थी $1000 $2000 थी। तो हम ट्रेड करते थे थोड़ा बहुत छोटा सा, क्योंकि छोटा सा मूव करता था तो अच्छा गेन हो जाता था, क्योंकि कभी ये नहीं सोचा था कि इतना बढ़ जाएगा। वो इलॉन मस्क के आने के बाद हुआ। जब इलॉन मस्क ने बात करनी स्टार्ट करी तो क्या हुआ कि इलॉन मस्क की फॉलोइंग भी बहुत है, तो बहुत लोगों ने देखा, पूरा इंस्टाग्राम जो बाकी है मतलब आउटसाइड क्रिप्टो, उन सब ने बात करनी स्टार्ट कर दी, और उसके कारण वो काफ़ी पिकअप कर गया। अब नो डाउट यहाँ पर अब वो डोज करके उन्होंने वो डिपार्टमेंट बना लिया। इट्स नो सीक्रेट किस कारण उन्होंने यही नाम रखा है, रीज़न तो पता है यहाँ पर। तो उन्होंने वो चीज़ यहाँ पर करी। मे बी आई थिंक ही हैव टू बी अ बिट केयरफुल, क्योंकि वो गवर्नमेंट का थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पार्ट हो गया, और ऐसे डिपार्टमेंट का पार्ट बन गया जो डोनाल्ड ट्रंप के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट यहाँ पर बन जाता है। लेकिन इलॉन मस्क को जैसा हम जानते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन जाके उसके बारे में ट्वीट या बात तो करेंगे, और जब वो करेंगे आई थिंक प्रॉब्ली मार्केट में हमको फिर से डोज कॉइन जो पिकअप होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली वर्थ कीपिंग एन आई, क्योंकि इलॉन मस्क करेंगे ना कभी तो करेंगे। हाँ फाइन। आदित्य, अब बात करते हैं कि एक कॉइन, मान लीजिए बिटकॉइन इज डिफरेंट, इथेरियम भी मान लीजिए उसको बिटकॉइन की लीग में रख लेते हैं एक मिनट के लिए, तो एक नॉर्मल कॉइन जिसमें लोग सोचे यार प्रॉफिट हो जाए, तो वो फाइंड करना कैसा है? मतलब कि कैसे फाइंड करे कोई एक बंदा कि कौन सा कॉइन अच्छा है, कौन सा टोकन अच्छा है? देखिए यूजुअली आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गेको मैंने बताया, तो आप उसको पिकअप कर सकते हैं फॉर स्टार्टर्स, क्योंकि देखिए जब तक आप इस स्पेस में ज़्यादा लंबा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे ना, तो आप वो डीप रिसर्च करना समझेंगे नहीं। तो डीप रिसर्च विद टाइम आप खुद एनालाइज करके कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्टार्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कॉइन मार्केट कैप, और आपने यहाँ पर कॉइन गेको जो उसको ओपन कर लिया, एंड आप यहाँ पर टॉप 50 या 80 कॉइन्स को पिकअप कर लीजिए, एंड उसका 1 बाय 1 यहाँ पर आप चेक करना स्टार्ट करिए। इन कॉइन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल ही जाएगी, ये कॉइन आया कब था, इसकी सप्लाई कितनी, टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, चार्ट कैसे रहा है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस फंडामेंटली भी फ्यू थिंग्स विल बी अवेलेबल जिनको आप देख सकते हो। अब इन कॉइन्स को आप देखना स्टार्ट करिए, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप ये देखिए क्या टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं,
क्या टेक्नोलॉजी ये बना रहे हैं, एंड उस पर आप देखिए कि ये टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करके उसके बारे में ब्लॉग्स पढ़िए, उसके बारे में रिसर्च करिए। मतलब आपको देखिए टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है कि एक पेज बिल्कुल में ऐसा क्या है। सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा। गूगल पे जाइए, उसके बारे में सर्च करिए, आप इनके जो सीईओ है, फाउंडर है, उनका इंटरव्यू सुनिए, और इंटरव्यू में भी ये सुनिए कि वो सही बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट का फाउंडर है, सीईओ है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बात बोल रहे हैं सारी की बिल्कुल सारी सही exactly। है, मतलब वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। एंड फिर उस टेक्नोलॉजी में अगर आपको सेंस लगता है, बाकी लोगों के ओपिनियन देखिए जो मतलब सीनियर हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, एंड उसके बेसिस पे फिर देन यू कैन मेक अ कॉल। लेकिन अगर आप इनिशियली आते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, टॉप 50 के कॉइन्स आप देख सकते हैं। उस टॉप 50 में कुछ मीम कॉइन्स भी आ जाएंगे, जो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, उसको देखना है, तो वहाँ पर मैं यही रिकमेंड करूँगा, लाइक 4-5% जो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करें। फाइन आदित्य, अब बात आती है मतलब ऐसे कॉइन्स की, जैसे ट्रम्प कॉइन आ गया, मिलेनिया कॉइन आ गया, लोगों ने बनाए और जब लिस्ट हुए बहुत ऊपर हुए और फिर तब से लेके अब तक डंप ही हो रहा है। तो ऐसे कॉइन्स ही फाइंड कैसे करें? लोगों को लगता है कि यार जैसे लिस्ट होते हैं वो गेन हमें मिल जाए, 10x 20x पे लिस्ट होते हैं, तो एक तो ये कैसे फाइंड करें और फिर इनमें फंसने से कैसे बचें? देखिए, इसके लिए दे आर लॉट ऑफ वेज जो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ये बोलूँगा कि जैसे pump.fun करके एक वेबसाइट है, ये वैसे ही जैसे कसिनो में आप जाते हैं, कसिनो में आप देख रहे हैं कोई बहुत करोड़ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है यहाँ पर, लेकिन आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कोशिश कर सकते हैं, मोस्टली जितना मैंने अंडरस्टैंड किया, क्योंकि मैं भी एक्सप्लोर करने के लिए, सीखने के लिए सारी चीज़ें को करता रहता हूँ, ये सब लक पे डिपेंड करता है। कई बार आपका लक चल भी जाता है, कई बार नहीं भी चलता है। यूजुअली होता है कि मार्केट कैप अगर कम है तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें, और जैसे ही थोड़ा सा बढ़े तो आप उसको सेल कर लें, लेकिन कई बार उल्टा भी हो जाता है यहाँ पर। तो मैं तो ये बोलूँगा कि मतलब जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम कैसे ढूंढें, आपको डेफिनेटली बहुत लोग मिल जाएंगे कि मेरे पास सीक्रेट आ गया, मैं तुमको समझा दूंगा, मैं तुमको बिल्कुल। बता दूंगा। लेकिन अगर पैसे बनाना इतना ही आसान होता Exactly। तो कोई अपना सीक्रेट इतना ओपनली बताएगा कि सब वही बिल्कुल सही करेंगे ना, कह रहे तो कोई पैसा बनाएगा नहीं। तो ये तो आई फील इट्स मोर लाइक ए कसिनो, जिसमें आप ट्राई कर सकते हो। मतलब यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, जो शायद एक बार वर्क कर जाए, नेक्स्ट टाइम वर्क भी यहाँ पर नहीं करे। लेकिन कसिनो की तरह पैसे बन गए तो निकाल लो, अलग से रख लो उसको यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा टाइम स्पेंड करना और पूरा पैसा इसमें मत लगा देना। फाइन, मतलब जो मीम कॉइन्स का कल्चर रहता है, मतलब उसमें ये आदित्य कह रहे हैं कि भाई आप 4-5% से ऊपर इसमें मत जाएं और फिर ये बिलीव करके जाएं कि यार इसमें कुछ भी हो सकता है। डाल दिया तो हाँ, मतलब बिल्कुल। आदित्य, अभी आपने बात की कि लक है, क्या कभी आपका भी लक ऐसा लगा गया कि कभी रैंडम यार मैंने कुछ इन्वेस्ट किया, इवन दो आप तो पढ़ते रहते उसके बारे में, और फिर लक चल गया, कुछ 10x हो गया, इवन छोटा अमाउंट ही हुआ, तो अगर कुछ हुआ तो आप वो बताएं हमारे व्यूअर्स को। हाँ, ये काफ़ी बार हुआ है यार जी, एंड मतलब अनइंटेंशनली हो गया। जैसे नया था मैं क्रिप्टो के अंदर, तो काफ़ी बार कुछ नए कॉइन्स दिखते थे जो बेयर मार्केट में ऐसे मतलब बहुत ही कम सेंट्स के मिलते थे, तो थोड़े थोड़े बाय कर ली, जैसे $1000 के, $2000 के, तो ऐसे बाय करके मैं ऐसे डालता रहता था देखने के लिए। अब कई बार हुआ ये कि पहले मैं बहुत सारे एक्सचेंजेस को एक्सप्लोर करता था, तो काफ़ी एक्सचेंजेस तो भूल ही गया कि मेरे पास अकाउंट है, और फिर मैंने उनको काफ़ी टाइम बाद चेक किया था, तो देयर वर सर्टेन कॉइन जहाँ पर मतलब आप ये मान लीजिए 100x गेन, 200x गेन जो है कुछ कॉइन्स में आ गए थे। ओके। तो ये हुए हैं कुछ केसेस, लेकिन आई थिंक वो इट वाज नॉट ए प्लानिंग, ये इंटेंशनली हो गया। आई थिंक प्रॉब्ली अगर मेरे को याद होता तो मैं पहले बेच के ही निकल जाता। एग्जैक्टली, हाँ यही होता है कि मतलब 5x पे 10x पे लोग निकल हाँ, जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी हुए, जैसे कुछ कॉइन्स तो हो गए, लेकिन कुछ कॉइन ऐसे भी है जो जीरो, कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर। आदित्य, इसमें एक चीज़ पता है मुझे कि इस वॉलेटिलिटी में जो क्रिप्टो मार्केट में होती है, इन्वेस्टर्स जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं वो इससे मैनेज कैसे करें वॉलेटिलिटी को? मतलब अगर बिटकॉइन को खरीदना है कोई कॉइन, तो मतलब क्या सही तरीका है खरीदने का, कब खरीदा जाए? देखिए, अगर आपको बिटकॉइन को बाय करना है तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी रहेगी, एंड बिटकॉइन के अंदर भी 15, 20, 30, 40% करेक्शन हमको देखने को मिलते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो मिनिमम 4-5 साल का अपना ऑब्जेक्टिव तो आप रखिए, क्योंकि उससे कम जो है वो आपके लिए सही भी यहाँ पर नहीं रहेगा। तो 4-5 साल का आप रखिए, ताकि एक पूरे साइकिल को आप यहाँ पर सर्वाइव करें। और सबसे बेस्ट तरीका उसको बाय करने का जो है वो डॉलर कॉस्ट एवरेज या फिर रुपी कॉस्ट एवरेज, कि आपको अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने, आपने 10,000 रुपये लिए, उसको 10 पार्ट के अंदर डिवाइड किया, जहाँ पर हर महीने में जब भी डंप आता है या फिर एक स्पेसिफिक डेट आप बनाइए, जैसे SIP हम नहीं करते हैं वैसे ही, बिल्कुल। कि आप गए, आपने चुपचाप अपने 1000 रुपये का बाई किया, अगला महीना आया, वहाँ पर आपने 1000 रुपये का बाई किया। आप करेक्शन के बेसिस पे कर सकते हैं कि जब भी महीने में 10-15% का करेक्शन दिखा तब बाय कर लूँ, या फिर एक पर्टिकुलर डेट की 10 तारीख को या 15 तारीख को जब मेरी सैलरी आ रही है, उसके बाद मैंने अपना 1000 रुपये इन्वेस्ट कर लिया। एंड इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करिए तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि उसकी आपकी जो एवरेज प्राइस है वो थोड़ी बेटर हो जाएगी कंपेयर टू आप पूरा 10,000 रुपये एक ही बार में यहाँ पर लगाते हैं। एंड उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मैं आपको दूंगा वो यहाँ पर है माइकल सेलर, क्योंकि अगर आप माइकल सेलर को देखेंगे 2021 में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था जब बिटकॉइन था $20,000 पे, $20-25,000 पे स्टार्ट किया। बिटकॉइन गया $69,000, वो बाय करते रहे, 69 पे भी उन्होंने बाय कर लिया, फिर गिर गया, बिटकॉइन गिर के 15,000 आ गया, 15,000। गिर रहा है तब भी बाय कर रहे हैं, जैसे ही बाय करें और गिर जाए, बहुत लंबे टाइम तक लॉस के अंदर है, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, जब भी गिरता वो बाय करने की कोशिश करते, टॉप पे भी किया, लो पे भी किया उन्होंने।
लेकिन आज के डेट में देखोगे तो आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रॉफिट में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उसके कारण हुआ कि इन्होंने लंबी स्ट्रैटेजी रखी। देखिए 2021 में एंटर किए थे, एग्जैक्टली अभी कितने साल हो गए इस बात को? 4 साल हो गए। देखिए आप, तो 4-5 साल के अंदर आप एक टाइम पे वो काफ़ी लंबे टाइम तक लॉस में थे, लेकिन अब प्रॉफिट के अंदर है। तो उसी तरह से लोग भी जो है अपनी स्ट्रैटेजी बना फाइन, सकते तो हैं। ये स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए आदित्य। लेकिन आपने कहा इस तरीके से बाय करें, प्रॉब्लम ये आती है क्रिप्टो में, बाय कहाँ से करें, खरीदे कहाँ से? क्योंकि एक्सचेंज की हालत तो ये हो रही है कि भाई कोई भी एक्सचेंज कभी भी उड़ जाता है, कभी भी पैसे लेके भाग जाता है। वर्ल्ड का केस हमने देखा और इतने सारे हमने आपसे डिस्कस किए काफ़ी। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपसे एक्सचेंज वाला, लेकिन सबसे पहले वज़ीरएक्स वाला केस ले लेते हैं आपके साथ, क्योंकि आप उस पर बात करते हैं। एंड क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं इनसे मैं बात करता हूँ, आपको एक क्रूसेडर कहते हैं लोगों की तरफ से कि आप लोगों की जो बात है वो लेके चलते हैं, एंड जो भी कुछ मिसहैपनिंग कहीं पे हो रही है तो वो आप सबसे पहले पुट करते हैं। तो वज़ीरएक्स केस में आदित्य क्या चल रहा है अभी राइट नाउ, वो थोड़ा सा बताएं। प्लस अभी इनके करीब कुछ 2 ऑप्शन और इन्होंने दिए थे लोगों को कि भाई आप ए ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, यस और नो कर दीजिए, उसमें आपको 2030 तक का टाइम मिलेगा, तब आपको पैसे शायद मिले ना मिले अपने एक टाइम, मतलब वो आप थोड़ा सा समझाएं कि राइट नाउ क्या चल रहा है वज़ीरएक्स केस में। देखिए वज़ीरएक्स का अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है उसमें ये है कि देखिए 2 फंड्स थे। एक तो ऐसे फंड्स थे जो चोरी होकर चले गए, जो हैकर चोरी करके ले गया। बाकी बचे कुछ फंड्स थे यहाँ पर जो 230 या 35 मिलियन के अराउंड ऐसे कुछ बचे हुए थे इनके फंड्स। एंड अब अगर हम देखेंगे तो वो जो रिमेनिंग फंड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए इन्होंने सिंगापुर कोर्ट के अंदर फाइलिंग कर दी थी कि ये बचे हुए फंड जो हैं लोगों को दें। अब पहले भी ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहले लीगली ये कर नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोगों के अलग अलग ओपिनियन थे। क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ पर वो बिटकॉइन को होल्ड करते थे, लेकिन वो बोलते थे कि बिटकॉइन हम होल्ड करते थे, हैकर तो इथेरियम चोरी करके गया, तो मेरे पैसे में से निकाल के तुम किसी और को क्यों दोगे, मेरे बिटकॉइन तो मुझे पूरे दो। तो इसलिए उन्होंने लीगल राउट जो ये लिया जहाँ पर वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सेफ हो जाए और वो लीगली इस डिस्ट्रीब्यूशन को कर पाएँ। अब उसको लेके बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे हमने बात भी करी है, बहुत मिसेज उनकी तरफ से हुई हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन ज़ीरो हो रहा है, और बहुत उन्होंने ऐसे स्टेप्स भी लिए हैं जहाँ पर जो बचे कुचे फंड्स थे उस पर भी उनकी नज़रें थी, जहाँ पर काफ़ी फंड्स उन्होंने निकाले हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए, साथ में अपने जो नए इनिशिएटिव है जैसे वो डेक्स को बनाने का उनका हमेशा से ड्रीम था, तो उसका खर्चा भी जो है वो लोगों की जेब से यहाँ पर निकाल दिया। तो वो सारी चीज़ें तो यहाँ पर हुई हैं। लेकिन अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट है वहाँ पर ये है कि उन्होंने ये बोला है कि अप्रैल 2025 तक अभी नेक्स्ट वोटिंग होने वाली है, एंड उसमें उन्होंने 2 ऑप्शन दिए, क्योंकि काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि भाई आप ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट क्यों कर रहे हो, हम तो अग्री नहीं करते इसके साथ, आप यहाँ पर जो है लिक्विडेशन में चले जाओ। तो लिक्विडेशन में जाओगे तो उन्होंने बेसिकली ताकि लोग स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के फेवर में यहाँ पर वोट करें, उसके लिए उन्होंने एक टाइमलाइन बनाया जो अगर मैं देखता हूँ बहुत ही वियर्ड टाइमलाइन है। मतलब कोई सेंस नहीं है उस बात का कि कैसे उन्होंने किया, क्योंकि मैंने उनकी एक शीट भी देखी थी, एक एफिडेविट में उन्होंने लिखा था कितना खर्चा होगा यहाँ पर लिक्विडेशन करने में और स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में। तो उसमें उन्होंने ऐसा खर्चा निकाला कि उन्होंने ऐसा दिखाया कि अगर आप उसमें जाओगे लिक्विडेशन में तो कुछ पैसे बचेंगे नहीं। अब वो कैसे आपने कैलकुलेट क्या किया उसका कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन दे जस्ट पुट इट देयर। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो अभी इन्होंने रीसेंट टाइमलाइन दी जिसमें 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो वो बेसिकली लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि अगर तुमने यहाँ पर उसके फेवर में वोट नहीं किया तो ये 2030 तक भी खिंच यहाँ पर सकता है। अब वहीं पर अगर आप दूसरे को देखोगे यहाँ पर आप येस वोट करते हो तो वहाँ पर बता तो रहे हैं कि टाइमलाइन है, लेकिन वियर्ड चीज़ ये है कि उसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद विड्रॉल कब तक मिल जाएंगे। तो आई थिंक ये मोर ऑफ अ मार्केटिंग प्ले है जहाँ पर वो चाहते हैं कि जो वोट है, क्योंकि उनके लिए बेनिफिट में यही है कि फेवर में वोट यहाँ पर आ जाए, तो उसका ये वेट कर रहे हैं। बोला इन्होंने ये कि अप्रैल तक ये वोटिंग कहीं ना कहीं स्टार्ट होगी। अब वो वोटिंग होगी, वो वोटिंग कितने लंबे टाइम तक चलती है, उसका रिजल्ट कब तक आएगा वी डोंट नो। एंड अयाज जी देखिए होता ही है कि ऐसे जब भी ये लिक्विडेशन के केसेस या फिर ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट वाले केसेस भी आते हैं ना, जहाँ पर स्पेशली क्रॉल इन्वॉल्व है। ये क्रॉल ऐसी फर्म है जिसके पास लिक्विडेशन के केस ना मतलब रेयरली आते हैं, मतलब लिमिटेड एक्सचेंजेस ही हैं जिनके साथ ऐसे केसेस होते हैं। तो इनका फ़ायदा है जितना लंबा ये केस चले। और ये चीज़ मैं पहले भी बोल रहा था, क्रॉल आया ना ये नहीं करने वाले सॉल्व। जब इनकी टीम बोलती थी वज़ीरएक्स की कि हम इसको 4-5-6 महीने में सॉल्व कर देंगे, मेरे को पता था नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्रॉल के लिए भी बेनिफिशियल है कि वो आराम से पैसे यहाँ पर अर्न करें, और साथ में वज़ीरएक्स टीम के लिए भी, क्योंकि जितना लंबा ये खिंचेगा ये लोगों के फंड में से पैसे निकालते रहेंगे, और वही चीज़ यहाँ पर करंटली हो रही है। लेकिन अभी देखिए पहले ये जनवरी तक सॉल्व हो जाना चाहिए था, अब ये बोल रहे हैं अप्रैल तक सॉल्व हो जाना चाहिए। आई होप अब अप्रैल में तो सॉल्व कर दें और लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन तो करें, लेकिन साथ में विड्रॉल भी 100% दें, जो फंड देते हैं उसको डिले यहाँ पर नहीं कर दें। तो यही मेरी होप है। बाकी अब टाइम आने पे पता चलेगा व्हाट हैपन्स। लेकिन नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि अब वोटिंग स्टार्ट होगी, एंड वोटिंग में वील हैव टू सी कि
यहाँ पर जो वोटिंग होती है एक तो 50% से ज़्यादा लोगों के वोट आने चाहिए, एंड जो वहाँ पर जो वोटिंग कर रहे हैं उसमें से जो कैपिटल होना चाहिए वो 75% को रिप्रेजेंट करना चाहिए जिन लोगों ने यहाँ पर वोट किया। तो अगर वो होता है तो अप्रूव हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप होने वाले हैं। फाइन। आदित्य, इस सिचुएशन में एक आम बंदा जिसको बहुत ज़्यादा ना तो पता है रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, ना बहुत ज़्यादा उसको पता है कि सिंगापुर कोर्ट में क्या चल रहा है और बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, वज़रेक्स क्या कर रहा है, नेशनल क्या कर रहे हैं, वो आपको फॉलो कर रहा है, देख रहा है आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो बंदा क्या करे? नंबर एक तो चीज़ मुझे कोई बताएं कि वो क्या एक्सपेक्ट करे कि अगर उसके 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख रुपए फंसे हुए हैं, कि वो कब तक एक रैंडम टाइम लाइन, इवन तो कोई श्योरिटी किसी चीज़ की होती नहीं, कितने टाइम में उसको मिल सकते हैं, कितने फंड उसको वापस मिल सकते हैं? बताएंगे तो वज़रेक्स वाले कितने कब मिलेंगे एंड वो भी पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन आपके हिसाब से वो क्या एक्सपेक्ट करे कि कब तक उसको कुछ मिल सकता है, कितने फंड्स की वो एक्सपेक्टेशन कम से कम रखे, क्या करे? देखिए, अभी तो ये बोल रहे हैं कि जो हैक हुआ था, मतलब इन्होंने जो नंबर बनाया, क्योंकि ये चेंज करते रहते हैं, तो इन्होंने ये बोला था कि जो इनका हैक हुआ था 17 जुलाई के अराउंड, वहाँ पर जो यूएसडी वैल्यू थी आपकी बैलेंस, मतलब आपके पोर्टफोलियो के अंदर, उसके अकॉर्डिंग 80% आपको मिल जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो की अभी वैल्यू जो है ऊपर चली गई है। तो अभी तो ये बोल रहे हैं कि यूएसडी वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। एक्चुअली में ये मिलती है कि नहीं मिलती है, टाइम आने पे पता चलेगा। और ये अप्रैल का टाइम इन्होंने बोला है, प्रॉब्ली डिले भी यहाँ पर हो सकता है। तो अब लोग तो ये हैं कि मतलब हर किसी के देखिए आज ये अलग अलग व्यू पॉइंट, जैसे मुझसे, मैं इसके ऊपर लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़रूर देता हूँ, लेकिन जब ये बात आती है लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मुझे येस वोट करना चाहिए या नो वोट करना चाहिए, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार देखो, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, आप डिसाइड करिए, क्योंकि देखिए आपका पैसा है और आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है उसका मेरे को थोड़ी ना आइडिया है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि यार मेरे को तो जो भी है बचा कुचा मेरे को अभी अर्जेंटली दे दो, ताकि मैं अपने बुल मार्केट में उसका कुछ बेनिफिट ले लूँ, या मेरी लाइफ में कुछ इमरजेंसी है। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि हमको इतना परेशान कर दिया, हमारा इतना फंड है कि हमको नहीं जाना है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में, हम तो लॉ सूट करेंगे और हमको तो लिक्विडेशन कराना है, हमको ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि यूजुअली लिक्विडेशन केसेस में ज़्यादा पैसे आते हैं, क्योंकि उनके फिर एसेट्स वगैरह भी लिक्विडेट होते हैं। तो वो एक लोगों का काफ़ी बोलना यहाँ पर है। तो अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट है। अब देखिए, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन से राउट को यहाँ पर लें। और अभी भी देखिए, जैसे ये टाइमलाइन की हम बात करें, जैसे ये लिक्विडेशन बोल रहे हैं 2030 की बात कर रहे हैं, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में भरोसा नहीं है। पहले बोलते थे जनवरी तक हो जाएगा, अब देखिए अप्रैल तक बोल रहे हैं, अब आगे भरोसा नहीं और कितना डिले हो जाए। एंड यूजुअली हमने देखे कि जब भी ऐसे केसेस होते हैं एक्सचेंज हैक को लेके, तो इनमें टाइम लगता है, और टाइम होने में ये भी हो सकता है कि और डिले ही हो जाए और फ्यू मंथ्स से। फाइन। आदित्य, फिर ये मतलब सब कुछ पता है इन लोगों को, नेशनल भी काफ़ी वक्त से इंडस्ट्री में है, अपने दूसरे प्रोजेक्ट भी इनके चल रहे हैं, तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, कंसिडरिंग के सब कुछ ओपन है? अब तो ब्लॉकचेन पे आप हर जगह देख रहे हैं, मतलब आपको दिखाना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, बता भी रहे हैं हमने यूजर्स के फंड से इतने पैसे ले लिए। वाई डू, मतलब क्यों कर रहे हैं इस चीज़? क्या उनको फिक्र नहीं है अपनी, मतलब खुद की, कि अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स भी हैं, क्या उनको नहीं पड़ेगा कि भाई उस पर भी डेंट पड़ सकता है, या यूजर्स की तरफ से बिल्कुल उनको पता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी, जो चाहे करते रहो? एयस जी, मतलब ये आपका जो क्वेश्चन है मेरा भी क्वेश्चन है, मतलब सबका क्वेश्चन है कि मतलब देखिए, बहुत अच्छा ऑप्शन था इनके पास कि जब ये पूरा केस हुआ था ना, ये ट्रांसपेरेंट रहते और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते लोगों के साथ, और मतलब ट्रस्ट जो था, ट्रस्ट बना हुआ था। एंड देखिए एयस जी, इस क्रिप्टो कम्युनिटी में लोग अंडरस्टैंड करते हैं, हैक हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन अगर आप मतलब आप मतलब ये एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि हाँ मेरी गलती है, और अपोलोजाइज करते हो, और देन यू वर्क टुवर्ड समथिंग गुड, तो लोग फॉरगिव भी कर देते हैं। जैसे देखिए फ्यूचर था, इतने सारे अलग प्रोजेक्ट्स भी थे, आप बाद में कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी हुआ ये कि इन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं, अब आई डोंट नो क्या रीज़न है, क्या कोई ऐसी चीज़ें थी जिनको ये छुपाना चाहते थे, या फिर ईगो बीच में कहीं ना कहीं आ गया, कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा कि हमने कुछ ऐसी चीज़ कर दी है कि हमको नॉर्मली लोगों को जवाब देना ही नहीं है, वी कैन डू वॉट एवर वी डू। उसके कारण इन्होंने जो चीज़ें करी ना, देखिए अयाज जी, क्योंकि जो हैक हो गया अनफॉर्चुनेट होता है, बाकी एक्सचेंजेस के साथ भी होता है, लेकिन उसके बाद आप कैसी चीज़ों को हैंडल करते हो, वो इन्होंने बहुत गलत तरीके से करी, बहुत झूठ बोले, बहुत टैक्टिक्स किए, और अभी तक प्ले आउट यहाँ पर कर रहे हैं। उसके कारण बहुत बड़ा यहाँ पर डैमेज जो है वो हो गया है। अब ये क्यों कर रहे हैं, आई फील प्रॉब्ली ईगो ही है, लेकिन जो भी ये ईगो है, इन द एंड व्हाट मैटर्स इज कि वजीरेक्स का जो भी केस है, लोगों के पैसे यहाँ पर मिल जाए, लेकिन इन्होंने जो किया है उसके कारण की इमेज तो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट यहाँ पर हो गई है। फाइन। आदित्य, इस इमेज के साथ जो वज़रेक्स की हुई है, प्लस और भी क्रिप्टो एक्सचेंज जो हैक हुए, इवन दो उन्होंने चली सॉल्व किया अपना केस, तो एक आम बंदा जिसको इन्वेस्ट करना हो क्रिप्टो में, अभी भी कोई नया हो या फिर जो है भी, तो कैसे क्रिप्टो एक्सचेंज पे इन्वेस्ट करे? उसको लेगा कि भाई मैंने मान लो 10,000 रुपये की, 2,000 रुपये की SIP मैं आज कर रहा हूँ, और मैं सोचता हूँ 5 साल बाद मैं निकालूंगा उसको, एक अच्छा फंड हो जाएगा, पता नहीं वो एक्सचेंज बचेगा नहीं बचेगा, मैं पैसे निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा, तो क्या तरीका होना चाहिए, कैसे ट्रस्ट करें एक्सचेंज को, पहले तो यही बता दें, और फिर एक सेफ इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में कैसे करे कोई? देखिए ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है, क्योंकि एया जी सबसे बड़ी चीज़ ये कि इंडिया में एक्सचेंजेस को लेकर प्रॉब्लम ये भी है कि वो आपको क्रिप्टो विड्रॉल देती ही नहीं है। और देखिए एक्सचेंजेस का कुछ भरोसा नहीं है। अभी वजीर एक्स बोलते थे हम सबसे सिक्योर्ड एक्सचेंज है, हम नंबर 1 एक्सचेंज है, हम ये हैं हम वो हैं, आज देखिए क्या हो गया। पहले वॉल्ट भी था यहाँ पर,
ऐसी FTX भी था यहाँ पर। FTX तो ऐसे केसेस आते रहते हैं। और आज की डेट में देखिए बाकी इंडियन एक्सचेंजेस भी ऑल्दो अच्छा कर रहे हैं कंपैरेटिवली, लेकिन कब तक कर रहे हैं? बस एक बुरे दिन की बारी है, और जब वो हो गया तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए बोलते ही है नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो, आप होल्ड करिए। अब देखिए बाय करना है तो उसके लिए तो आपको एक्सचेंज पे ही जाना पड़ेगा, जैसे बहुत सारे एक्सचेंज है, CoinDesk हो गया, CoinSwitch कुबेर हो गया, ऐसे बाकी भी जियोटस वगैरह है। लेकिन प्रॉब्लम ये आप बाय कर सकते हैं, लेकिन वो सेफ कैसे रखेंगे? सेफ तभी रखेंगे जब आप अपने हार्डवेयर वॉलेट में उसको ट्रांसफर करते हैं, अपने प्राइवेट वॉलेट में रखते हैं, लेकिन वो ये अलाउ नहीं कर रहे हैं एक्सचेंजेस। तो वो एक डेफिनेटली कंसर्न है। एंड मतलब जिन इन एक्सचेंजेस से बात भी यहाँ पर होती है, तो मैं उनसे भी अभी जैसे रिसेंटली मैंने बात करी थी, तो मैंने यही बोला था कि आप लोग ये अलाउ क्यों नहीं करते? तो उनका बोलना ये कि उससे थोड़ी सी स्क्रूटनी गवर्नमेंट की तरफ से आती है, क्योंकि हमको पता नहीं वो पैसा कहाँ पर जा रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इलीगल तरीके से मे भी बाहर मूव करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो उसको लेके ट्रैवल रूल है जो इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं हुआ है, और उसको लेके वो प्लान कर रहे हैं कि आगे कुछ KYC या ऐसे कोई मेथड्स हो जहाँ पर हम क्रिप्टो विड्रॉल सर्टन लोगों को यहाँ पर दे पाएँ। तो अभी के लिए तो यही है कि अगर आपको बाय करना है तो आप एक्सचेंजेस से बाय कर सकते हैं, फिर देन यू विल हैव टू वेट कि आप क्रिप्टो विड्रॉल जब ये एक्सचेंजेस इनेबल करें तब आप करें। तो एक तो ये है। दूसरा ऑप्शन P2P का भी है, लेकिन P2P में आप जैसा जानते हैं बैंक अकाउंट फ्रीज होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो जाती है, लेकिन उसके भी कुछ मेथड्स हैं विच यू कैन ट्राई, बट अभी फुल सॉर्टेड जो सोल्यूशंस है वो अभी तक आए नहीं है, जो आई होप आने वाले टाइम पे आ जाए। लेकिन अभी के लिए अगर इफ़ समबडी वांट्स टू बाय, तो बेस्ट तरीका तो यही है, आप एक्सचेंजेस पे जाइए, बाय करिए और वेट करिए जिस दिन वो विड्रॉल यहाँ पर इनेबल करें, तब आप अपने हार्डवेयर वॉलेट पे उसको विड्रॉल। ओके आदित्य, तो आप कह रहे हैं कि ये हार्डवेयर वॉलेट में जैसे हमने काफ़ी बात किया रखना चाहिए, बट तरीका नहीं है कोई अवेलेबल कि जैसे आप ट्रांसफ़र कर पाएँ क्रिप्टो को हार्डवेयर वॉलेट में, कोई तरीका नहीं है ऐसा? हाँ देखिए, मतलब P2P के थ्रू है। अगर आप देखिए जैसे कुछ एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस हो गया, KuCoin हो गया, तो ये एक्सचेंजेस आज की डेट में भी P2P देते हैं और एक क्रिप्टो विड्रॉल दे रहे हैं। तो P2P के थ्रू आप बाय कर सकते हैं और फिर बाय करके वहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन P2P में एक केस ये होता है कि जैसे काफ़ी लोग आजकल जैसे ये केसेस भी हो रहे हैं कि किसी ने किसी को फ़ोन करके OTP के थ्रू उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के आपको ट्रांसफर कर दिया। बिल्कुल। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई कि पैसे कहाँ ट्रांसफर हुए, आपके अकाउंट में है, तो आपका अकाउंट को फ्रीज कर देंगे। तो ये काफ़ी केसेस एट टाइम्स यहाँ पर हो जाते हैं। और एक रीज़न यहाँ पर ये इंडियन एक्सचेंजेस ने भी बोला है, कई बार उनके साथ भी ये केसेस आते हैं कि किसी ने ऐसे ट्रांसफ़र किए होते हैं और फिर वो उनके बैंक अकाउंट जो है फ्रीज हो जाते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन आती है। तो इस कारण कि हम क्रिप्टो विड्रॉल नहीं देते, ताकि वो क्रिप्टो यहीं पर रहें, वो कहीं बाहर मूव नहीं हो पाए और हम भी उसको बैलेंस आउट कर पाएँ। तो वो एक केस रहता है जो कर सकते हैं। लेकिन उसमें सोल्यूशन ये है कि आप ये कर सकते हैं कि जैसे नया बैंक अकाउंट बना लिया अपना, एकदम फ्रेश बैंक अकाउंट रखा है और उसके अंदर आप मतलब उसको सिर्फ जो है इसी के लिए यूज़ करें, क्रिप्टो के लिए। वहाँ पर आपका कोई पूरा जो कैपिटल है वो नहीं रहे, तो कल को अगर उस पर कुछ होता भी है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज आपने कुछ गलत यहाँ पर नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट आपका पूरा फंड जो है वो यहाँ पर फ्रीज नहीं होगा। तो वो एक तरीका है, वर्क अराउंड है। ओके आदित्य, यहाँ पे ना लोग जब जैसे टैक्स वगैरह आया क्रिप्टो का, TDS वगैरह आया, तो लोग ना मतलब गवर्नमेंट को लगा कि भाई बड़ी दिक्कत हो यहाँ पे, मतलब जैसे आप भी कह रहे थे गवर्नमेंट को लगा कि भाई क्रिप्टो छोड़ देंगे, लेकिन हुआ उल्टा और लोग आ गए इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे शिफ्ट हो गए। लोगों ने देख लिया तरीका, उनको समझ में आ गया, तो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे जाके अपने क्रिप्टो रखना से ये मानना कि भाई वहाँ पे रख लेते हैं। चलिए इंडियन एक्सचेंज तो ऐसे हो गए कि हम भरोसा राइट नाउ नहीं कर सकते, बट यार बाइनेंस जो है ना, बाइनेंस US का है, होने का तो वहाँ भी हो जाएगा, बट लेस चांसेस है, एटलीस्ट वहाँ कुछ होगा तो रिफंड हो जाएगा फला चीज़। तो ये कितना सेफ है? देखिए मतलब एक्सचेंजेस तो कोई भी सेफ़ नहीं है यार जी। वो लोगों ने डेफिनेटली मतलब इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी में ये पर्सपेक्टिव तो ज़रूर बना हुआ है कि यार हम इंडियन एक्सचेंज को यूज़ नहीं करेंगे, हम बाहर के एक्सचेंज को यूज़ बिल्कुल। करेंगे। मतलब अपने देश की सर्विसेज को ही हम ट्रस्ट यहाँ पर नहीं करते हैं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा पूरा बना हुआ है। लेकिन देखिए एक्सचेंजेस तो कोई भी सेफ़ यहाँ पर करेंटली है नहीं, क्योंकि देखिए कल को अगर कोई हैक हो जाएगा, देखिए FTX भी तो बाहर का US का एक्सचेंज था। अब देखिए हैक वगैरह हो गया, लेकिन जो US के कस्टमर्स थे उनको तो पैसे मिल रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल। लेकिन बाहर के लोग जो है वो अभी तक मतलब परेशानी यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये है। तो लेकिन लोग इसलिए प्रेफर करते हैं यूज़ करना, क्योंकि देखिए वज़ीर-एक्स का केस भी हुआ है, एंड एक तरह से TDS को अवॉइड करने का भी एक तरीका था, क्योंकि पहले वो FIU के साथ रजिस्टर्ड नहीं थे, तो ये था कि भाई हम यूज़ करेंगे तो TDS पे नहीं करना पड़ेगा, तो इस कारण वो यूज़ कर रहे थे। लेकिन मैं तो ये एडवाइस करता हूँ, एक्सचेंज चाहे इंडियन हो, चाहे फॉरेन का हो, चाहे बाइनेंस हो, चाहे वज़ीर-एक्स हो, किसी को भी 100% आप ट्रस्ट मत करो। फाइन आदित्य, अब बात करते हैं इथेरियम पे भी थोड़ा सा। बिटकॉइन इथेरियम की मतलब बात होती है कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्टेड हैं, इथेरियम में अब थोड़ा सा सेफ समझा जाता है, लेकिन इथेरियम के साथ क्या हो रहा है आजकल? बिटकॉइन के ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी इथेरियम के अराउंड, तो वो थोड़ा सा समझाएं क्या चल रहा है आजकल इधर? देखिए आई फील बुल मार्केट में ना अयाजी लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हो जाती है, उनको लगता है कि प्राइस कुछ ज़्यादा ही होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम देखेंगे इथेरियम भी यहाँ पर 4,000 4,500 के आसपास जो है डॉलर के अराउंड गया था, लेकिन बाकी जो कॉइन्स उन्होंने बेटर परफॉर्म किया, जैसे सोलाना को देखेंगे तो सोलाना में काफ़ी बड़ी रैली आई, कुछ कॉइन्स में आई, तो लोग क्या वो कंपैरिजन में बात कर रहे हैं
कि देखो सोलाना कितना अच्छा है, ये तो इतना एक्स हो गया, इथीरियम जो इतना सा तो मूव कर रहा है। तो उस कंपैरिजन से लोग काफ़ी बोल रहे हैं कि इथीरियम परफॉर्म यहाँ पर नहीं कर रहा है। लेकिन इथीरियम को अगर आप देखेंगे, अभी डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, वाइट लिबर्टी करके कंपनी है जो उनके बेटे ने यहाँ पर बनाई है, एरिक ट्रंप ने, वो भी क्रिप्टो को लेकर सर्विसेज लॉन्च करेंगे, वो भी अभी काफ़ी क्रिप्टो एसेट्स को बाय कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे वो बहुत हैवी अमाउंट के इथीरियम जो है बाय करके यहाँ पर रख रहे हैं, ओके, चुपचाप बाय कर रहे हैं, वो चुपचाप यहाँ पर रख रहे हैं, क्योंकि इन दी एंड अभी शायद वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी वो एक्चुअल क्रिप्टो का सीजन आया भी है, लेकिन जब आएगा तो इथीरियम भी जाएगा। एंड आई फील $7,000 to 8,000 जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है अगर बिटकॉइन जो है यहाँ पर $150,000 या $60,000 तक यहाँ पर जाता है। डेफिनेटली कुछ कोड वाइज चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए हुआ ये कि अभी क्या एक ऐसा टाइम आ गया जहाँ पर फास्ट ट्रांजेक्शन की ज़रूरत है। अब इथीरियम पुराना कॉइन है, उस तरह से स्केलेबल है नहीं, मतलब ऑल्दो वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ गया, लेकिन इतने हाई ट्रांजैक्शन को वो सपोर्ट नहीं करता है। तो लोगों को चाहिए फटाफट यहाँ पर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, फटाफट एप्लीकेशंस बने, तो इस कारण वो सोलाना बाकी चेन्स के ऊपर मूव करें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस करने की, आज की डेट में भी ज़्यादातर जो इनोवेशन आते हैं वो आते हैं इथीरियम चेन के ऊपर। इथीरियम पे आते हैं, फिर इथीरियम पे कॉपी होकर बाकी चेन्स के ऊपर जाते हैं। बस ये इथीरियम के बुरे दिन तब आप मान सकते हो कि जब इनोवेशन जो वो दूसरी चेन पे होना स्टार्ट हो जाए, जो अभी तक तो यहाँ पर नहीं हुआ है। तो मैं तो अभी भी पॉजिटिव हूँ इथीरियम को लेकर। वितालिक ने भी रिसेंटली कुछ रोड मैप्स बताए जहाँ पर उनको भी लगा कि मेरे को भी कुछ करना है, अभी चीज़ें बनानी है, तो ही विल ऑल्सो टेक आउट टाइम एंड डू इट। लेकिन आई फील मोर ओवर मैंने ये नोटिस किया है कि लोग जब बुल मार्केट होता है तो वो ये कंपेयर करते हैं कि भाई एग्जैक्टली ये वाला कॉइन इतना चलेगा, मेरा वाला कॉइन इतना ही क्यों बढ़ा। तो वो चीज़ है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि बेटर बेट है किसी और के मुकाबले इथेरियम, बिकॉज अभी इतना नहीं चला? आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। देखिए सेफर भी है ना, मतलब कंपेयर टू अदर कॉइन्स। देखिए बाकी कॉइन्स भाग रहे हैं, ठीक है, आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो रिस्क भी आपका उतना होगा, प्रॉब्ली शायद हो सकता है आप यू एंड अप लूजिंग मोर। लेकिन आपको थोड़ा बहुत चाहिए, स्टेबल रिटर्न चाहिए, तो वहाँ पर आप इथेरियम को देख सकते हैं। फाइन आदित्य, अब लास्ट क्वेश्चंस की तरफ अपने बढ़ते हैं। आपको भी टाइम मुझे पता है मतलब हो गया, आपको निकलना है। एक चीज़ बताएं कि ऐसा क्यों होता है कि पिछले बुल रन में कोई मीम कॉइन्स परफॉर्म कर रहे थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, फिर बीच में डंप हो गए बहुत नीचे, और फिर वो उसके आधे भी नहीं जा पाते जब नेक्स्ट बुल रन आता है। लोग ये सोच के लगे रहते हैं उसके अंदर कि यार चलो वहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे बेच के निकल जाएंगे, प्राइस टू प्राइस निकल जाएंगे, लेकिन वो फिर उतना चलता ही नहीं है। देखिए वो ये है क्योंकि ये सिर्फ मीम कॉइन की बात नहीं है जी, अगर आप देखेंगे ना हर साइकिल के अंदर ये क्रिप्टो कॉइन्स के साथ भी हमको देखने को मिलता है। तो हर सीजन में क्या होता है, नए कॉइन्स आते हैं। अगर आप जैसे देखेंगे 2017 के अंदर जो टॉप ऑल्ट कॉइन्स थे, अगर आप चार्ट निकाल के जैसे कॉइन मार्केट कॉइन गेको पे जाएंगे तो स्नैपशॉट में, स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि 2017 में कौन से टॉप कॉइन्स थे। ओके, आप यहाँ पर 2021 के अंदर आते हैं तो वो उन टॉप कॉइन्स में से एक दो दिख जाएंगे, बाकी सारे टॉप कॉइन्स चेंज हो जाते हैं। और अभी इस बुल मार्केट के अंदर भी टॉप कॉइन्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो हर बार होता ही है कि जब कुछ कॉइन्स नए होते हैं, उसमें ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड नहीं होते, तो वहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लोगों ने इन्वेस्ट नहीं कर रखा। लेकिन जब वो उसके अंदर लोगों का इन्वेस्टमेंट वगैरह चालू हो जाता है, जब वो बढ़ जाते हैं, तो फिर वो स्लो बन जाते हैं। आप चेन लिंक का एग्जाम्पल देख लीजिए। चेन लिंक आया था मतलब पहले के टाइम पे, तो उसने ऐसी रैली मारी थी कि मतलब ये था कि बेस्ट पैसे कमाने, तो इस पे कमाने, लोगों ने बहुत करोड़ों कमाए थे उसके अंदर। आप पॉलीगॉन को देख लीजिए, पॉलीगॉन ने कितना, लेकिन आज की डेट में कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप कार्डानो को देख लीजिए, आप ट्रॉन को देख लीजिए, तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। तो आई फील हर साइकिल के अंदर क्या ये कॉइन्स चेंज होते रहते हैं, और हर साइकिल के अंदर मीम कॉइन्स भी जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि एक सर्टेन नंबर ऑफ लोग ही हैं जो इन्वेस्टमेंट करके कॉइन के अंदर आ सकते हैं। जब मैक्सिमम लोग आ जाते हैं और सबकी नज़रों में वो हो जाता है, तो फिर एक कोई अंडरडॉग होता है जो वहाँ पर परफॉर्म करेगा। आदित्य, अब एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ आपसे कि बिटकॉइन का प्रेडिक्शन सॉर्ट ऑफ नेक्स्ट बुल रन में कितना हो सकता है बिटकॉइन? मतलब ये अभी जो चल रहा है, हाँ, इसके बाद नेक्स्ट बुल रन। मैं तो आपको नेक्स्ट बताता हूँ। जैसे लास्ट टाइम हमने जब बात करी थी, जब बुरे टाइम चल रहे थे, तब 100,000 की बात करते थे, तो अब नेक्स्ट नंबर होगा 1 मिलियन। ओके, अब ये 1 मिलियन जो मतलब इस साल में नहीं, इट विल टेक टाइम, प्रॉब्ली शायद 2030 का टाइम यहाँ पर हो सकता है, मतलब ये साइकिल निकल जाएगा उसका 2031 का। लेकिन आई फील 1 मिलियन इज द नेक्स्ट नंबर वेयर वी आर हेडिंग टू। फाइन आदित्य, आपने कनेक्ट किया हमारे साथ एंड शॉर्ट नोटिस पे आपने बात की। थैंक्स फॉर दिस। वी वांटेड टू डिस्कस और ज़्यादा क्वांटम पे बात करनी थी और चीज़ पे, लेकिन फिर कभी आप अगर आ पाएँ तो वी वुड बी वेरी हैप्पी टू होस्ट यू, कि आपसे बात हो पाए। एंड थैंक यू फॉर द टाइम। थैंक यू सो मच अयाज जी। आपसे मतलब ऑनलाइन तो कनेक्ट करते रहेंगे आपके साथ, मतलब लोग बड़ा देखते हैं, आपकी वीडियो बड़ी पॉपुलर रहती है, एंड वी होप कि आप ऐसे ही एजुकेट करते रहेंगे एंड हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। एब्सोल्युटली अयाज जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच।